Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So this is me, Mohammad Muzammil Mushtaq, your teacher for PRC 3. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना पहला चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह और आज से ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम फोकस्ड वर्कशॉप की जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है फॉर द मार्च अटैम्प्ट। ठीक है, मार्च अटैम्प्ट 2026 के लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2026 के बाद अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ना करे आप लोगों को ज़रूरत पड़े, बट आपके भाइयों को, आपके जूनियर्स को जब कल को ज़रूरत पड़ी बेटा, वो लोग भी अगर लेना चाहें तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो सर रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आप सबसे कमिटमेंट की थी कि मैं आप लोगों की वर्कशॉप लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग्स मैच नहीं हो पाई रमज़ान की वजह से। मेरी और IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की, जिस पे उन्होंने तो मुझे काफ़ी कहा कि आप वर्कशॉप ले लें, बट क्योंकि टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही थी और आप लोगों के भी रोज़े होंगे, तो मैं चाह रहा था क्योंकि रोज़ों में हर बंदे की अपनी रूटीन होती है, तो इसलिए मैंने ये बोला कि भाई रमज़ान की वजह से हम एक काम करते हैं, मैं अपनी रूटीन के हिसाब से इनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देता हूँ। ठीक है, और आप लोग अपनी रूटीन के हिसाब से इसको एब्जॉर्ब करते जाओ। ठीक है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं ये, सही है। पसंद आते हैं, इफ़ यू फील कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो खुद भी एब्जॉर्ब करें, अपने भाइयों को, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। ठीक है, तो सर हमारा तरीकाकार ये होगा कि जैसे ये वाला लेक्चर आपको मिल चुका है तो इसके बाद वाला चैप्टर अगले एक आध दिन के अंदर इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। तो डेली बेसिस के ऊपर या 2 दिन की गैप के अंदर या 1 दिन के गैप के अंदर आपको ये चैप्टर्स मिलना शुरू हो जाएँगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मार्च से पहले-पहले मैं पूरा PRC 3 आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है? अब सर तरीकाकार इसका क्या होगा? तरीकाकार ये होगा बेटा, आप लोग पहले ये सेशन लें, ठीक है, डिटेल के अंदर। मेरी कोशिश ये होगी कि इसी स्क्रीन के ऊपर रहूँ, मैं वन नोट के ऊपर ना जाऊँ क्योंकि वन नोट के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा फैल जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। बट क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, वीक कम, आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, तो मैं इसलिए कोशिश ये करूँगा कि बेटा इसी नोट्स के ऊपर ही जो भी राइटिंग करनी है, उसी नोट्स के ऊपर रहकर मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस कर दूँ। ठीक हो गया। और सर स्टिल कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ कि आप लोगों के पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस लाज़मी करूँगा, लेकिन टाइमिंग्स शॉर्ट होंगी, टाइमिंग्स मैं इसकी कम रखूँगा। 1 घंटा, डेढ़ घंटे के अंदर पूरा चैप्टर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बट यू स्टिल फ़ील कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है कि जो कि आप लोगों को फ़ील होता है कि भाई नहीं सर, ये वाला टॉपिक ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो घबराना नहीं है। ठीक है? आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आएँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आके बताएँ, मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगा कि बेटा उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, सर एक तो ये फ़ायदा हो गया आपके व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप पे आके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और पेपर्स तक इंशाल्लाह मैं, मेरी टीम सर अवेलेबल रहेंगे वो इंशाल्लाह, एंड फुल कोशिश करेंगे कि आप लोगों के काम आ सकें। ठीक है? तो सर सबसे पहले तो ये फ़ायदा हो गया आपको व्हाट्सएप ग्रुप का। दूसरा, कोई भी क्यूरीज़ होती है बेटा आप वहाँ पे करोगे। सर तीसरा, ये जो आपके पास हैंडआउट्स हैं बेटा, ये भी तो आपको चाहिए होंगे। ठीक है? ये भी तो आपको चाहिए होंगे। सर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरियात को देखते हुए बेटा ये देखें, ये मैंने आपके लिए क्यूआर कोड निकाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है? आप इसको स्कैन करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके, तो ये बेटा आप डायरेक्ट वहीं पे आपको पहुँचा देगा ये। ठीक है? दूसरा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फ़ील होता है कि यार वाक़ई ही मुझे इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, तो मज़ीद डिस्कशन के लिए बेटा आप लोग हमें जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? वहाँ पर मैं, मेरी टीम इंशाल्लाह मिलकर आप लोगों को बेनिफिट्स देंगे। तो ये हो गया आपके पास, कम्युनिकेशन का तरीका मैंने बता दिया। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं शुरू करता हूँ बेटा कि हमारा जो आज पहला जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स का है। तो सर इकोनॉमिक्स से क्यों शुरू कर रहे हैं हम लोग, बिज़नेस से शुरू क्यों नहीं कर रहे? बेटा हर टीचर का अपना एक तरीका होता है, कोई इकोनॉमिक्स से शुरू करेगा, कोई बिज़नेस से शुरू करेगा। सर मेरे इकोनॉमिक्स से शुरू करने की मेन रीज़न ये है कि क्योंकि बिज़नेस की जो बेस है बेटा वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आपको बता रहा होता है कि रिसोर्सेज़ वगैरह को कैसे मैनेज करना है, और ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें कल को बिज़नेस के अंदर आपके काम आ रही होती हैं। ठीक है? तो बेहतरीन अप्रोच यही है, आप पहले इकोनॉमिक्स को समझें। जब इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाए, उसके प्रिंसिपल जब समझ में आ जाएँ, तो वही चीज़ें आप बिज़नेस के अंदर अप्लाई करें और वो ईज़िली आपके पास एक माइंड मैप बन जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सर इकोनॉमिक्स शुरू करने की सर दूसरी रीज़न ये है बेटा कि लास्ट टाइम मैंने पेपर्स देखा था, पेपर बच्चों के जो रिव्यूज़ थे, तो उन रिव्यूज़ के मुताबिक सर मैक्सिमम जो एमसीक्यूज़ थे वो उसमें इकोनॉमिक्स से ही दिए हुए थे। हालाँकि वो दावा करता है कि भाई 50 नंबर मैं यहाँ से दूँगा, 50 नंबर मैं वहाँ से दूँगा, ठीक है? बट मेजॉरिटी पोर्शन उसने इकोनॉमिक्स से ही पूछा हुआ था।
शायद उसने शक्ल गलत किया होगा, एक्स वाई जेड रीज़न जो भी हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा एरिया है जो कि आपको पहले कर लेना चाहिए ताकि आप सेफ साइड पे आ जाओ, फिर आप बिज़नेस का एरिया देख लो। तो सर क्या बिज़नेस का एरिया छोड़ देना चाहिए बेटा? लास्ट टाइम उसने इकोनॉमिक्स को के साथ फेवरेटिज्म की थी, क्या पता इस दफ़ा बिज़नेस के साथ कर दे, ठीक है? लेकिन दावा उसका यही है बेटा कि वो इकोनॉमिक्स और बिज़नेस हाफ़ हाफ़ पूछता है, ठीक है? तो सर आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा, आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ नेचर, ठीक है, एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि सर इकोनॉमिक्स होता है क्या। आप लोग बताएं बेटा, इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स बेटा, सोचें कि सर इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। सर इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ने को मिलता है? सर हम मैथ पढ़ने जाते हैं बेटा, उसमें न्यूमेरिकल है। इंग्लिश में सर लैंग्वेज पढ़ने को मिल रहा है। सर इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? सोचें बेटा, सोचें। सर व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? देखें, इकोनॉमिक्स के अंदर जब मैं बच्चों से क्लास में सवाल करता हूँ कि सर इकोनॉमिक्स क्या है, कोई कहता है कि सर ये आपके पास सोशल साइंस है, ठीक है, और सोशल साइंस के बाद वो खामोश हो जाता है कि सर ये एक साइंस है। ओके। कोई कहता है कि सर ये अल्लाह भला करे आपका, कोई कहता है कि सर ये ना पैसों की बात बात करने का नाम इकोनॉमिक्स है। मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। ओके, कोई कहता है कि सर ये पैसों का नाम आपके पास इकोनॉमिक्स है। हर इंसान के पास अपना ही उसका जवाब है, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स असल में है क्या, वो एक मेन चीज़ है जिसको आप लोगों ने समझना है। सर देखें, इकोनॉमिक्स का जो आपके पास अगर मैं बोलूँ तो बेटा ये एक वर्ड है जो किसी हद तक हमें बताता है कि सर इकोनॉमिक्स क्या है। सर इकोनॉमिक्स में असल में हम लोग डिसीजन मेकिंग सीख रहे होते हैं। हम लोग क्या सीख रहे होते हैं बेटा? डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सीए को आनी चाहिए, ठीक है। कल को उसमें बैठ के एज ए सीएफओ बेटा बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर फैसले करने होते हैं, तभी उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। तभी उसको बताया जा रहा है कि भाई आपके पास आपके माशरे के अंदर चल क्या रहा है और आपके आसपास है क्या चीज़। तो सर हम लोग पहली अगर चीज़ देखें बेटा, वो आपके पास क्या है बेटा? वो आपके पास है डिसीजन मेकिंग। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर डिसीजन मेकिंग हम लोग कब करते हैं? देखें, डिसीजन मेकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप पहली दफ़ा देख रहे हो। आपके घर के अंदर बेटा डिसीजन मेकिंग की जा रही होती है। आप खुद डेली बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं घर की बात करूँ, तो घर के अंदर अगर आपके वालिद साहब कमा कर आते हैं, ठीक है, वो जो सैलरी होती है बेटा वो वालदा के हाथ में रखते हैं। तो वो जो सैलरी होती है ना बेटा वो लिमिटेड होती है। वो हमेशा आपको कम फ़ील होती है, लाइक आपके वालिद साहब को आपके घर जो भी खर्चा चला रहा है बेटा उनको हमेशा कम फ़ील होती है। सर कम फ़ील होने की उसको रीज़न ये है कि उसकी मदद से बेटा जितने भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है बेटा वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मतलब जो रिसोर्सेज़ हैं, जो ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो ईंधन है बेटा, जिसकी मदद से आपने अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, वो हमेशा आपको स्कार्स फ़ील होता है। वो हमेशा आपको कम फ़ील होता है। और जो उसकी मदद से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो ख्वाहिशात हैं, सर ख्वाहिशात आपके पास क्या होंगी? बेटा आपको बिल्स पे करने होंगे, सर वो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा वो लगते हैं। सर आपने फ़ीसें पे करनी होंगी, ठीक है, आपकी फ़ीस होगी, आपके छोटे बहन-भाइयों की फ़ीसें होंगी, सर वो हमेशा आपके पास ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सर ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस होंगे, बेटा वो हमेशा आपके ज़्यादा होते हैं। सर हमने किससे पूरा करना है बेटा? उसी सैलरी की मदद से आपने पूरा करना है। सर एक सैलरी से आपने सारी की सारी चीज़ें पूरी करनी होती हैं, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा बेटा, थोड़ी सी ऐसी ही है, बट मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना। सर इन सैलरी की मदद से आप लोग बैठ कर फिर डिसीजन मेकिंग करते हो। इन सैलरीज की मदद से आप लोग बैठ के डिसीजन मेकिंग करते हो। सर क्या डिसीजन मेकिंग करते हो कि भाई सबसे पहले मुझे बिल्स पे करने हैं। जब बिल्स पे हो जाएंगे फिर मुझे बच्चों की फ़ीसें भरनी है। जब बच्चों की फ़ीसें पूरी हो जाएंगी फिर मुझे अपने अदर एक्सपेंसेस की तरफ जाना है। सर ये जो आप लोग बैठ के डिसीजन मेकिंग कर रहे हो ना, ये जो आप लोग बैठ के डिसीजन मेकिंग कर रहे हो बेटा, ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आपको हमेशा वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे बेटा वो आपके पास कम होंगे, और उनकी मदद से जो उनके जो टारगेट्स होंगे बेटा वो आपके पास ज़्यादा होंगे। सर ये आपके पास क्या कहलाता है? ये आपके पास बेसिक थीम है इकोनॉमिक्स का। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखें, अब एक और बेटा उसके अंदर वो ये कहता है इट इज़ अ सोशल साइंस। मैंने हाईलाइट किया हुआ है पहले से ही। सर सोशल साइंस मतलब सोसाइटी की बात करता है, ठीक है। सोशल साइंस आपके पास वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर आप सोसाइटी का बिहेवियर पढ़ते हो, ठीक है। सोसाइटी को देखते हो कि भाई उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, एंड उन लोगों को फॉर एग्जांपल उनके बिहेवियर की बेसिस के ऊपर आप कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हो, और उसकी बेसिस के ऊपर आप कुछ तरीका लाए अमल इख्तियार कर रहे होते हो। तो सर उसने वर्ड यूज़ किया सोशल साइंस की, मीन्स आपने पूरी सोसाइटी को डिस्कस करना है अपने इकोनॉमिक्स के अंदर।
सर इकोनॉमिक्स के अंदर आप डिसीजन मेकिंग सर ने बता दिया। सर इकोनॉमिक्स के अंदर आप पूरी सोसाइटी की डिसीजन मेकिंग कर रहे हो बेटा, पूरी सोसाइटी की डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो सर एक काम करते हैं, सोसाइटी के एक एक बंदे के पास जाते हैं हम लोग, एक एक घर पे जाते हैं, रजिस्टर पकड़ते हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ पे कितना कमा रहे हो और आपके खर्चे क्या क्या हैं, आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी वांट्स क्या हैं। उसकी बेसिस के ऊपर सबकी डिसीजन मेकिंग करके आ जाते हैं बेटा। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल बेटा? खुद सोचें, क्या सर ये पॉसिबल है? बेटा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर हमने सोसाइटी को तो कवर करना है ना यार, सोसाइटी को छोड़ तो नहीं सकते। ठीक है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देने वाले ने तो लिख दिया है कि भाई ये तो सोशल साइंस है। तो सर हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स की इस चीज़ को पूरा करने के लिए, सोसाइटी के इम्पैक्ट को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है सर, हम लोग इकोनॉमिक एजेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, पूरी सोसाइटी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं सर। सर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, जितने भी आपके पास लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे बेटा, कुछ लोग आपके पास ऐसे होंगे जो सुबह सवेरे फॉर एग्जांपल जाएँगे, टाई वाई पहनेंगे, ठीक है? जाके जॉब करेंगे हमारे जैसे, एंड जॉब करने के बाद बेटा उनको कुछ ना कुछ सैलरीज़ मिलेंगी, वो आएँगे, ठीक है? आने के बाद उसको जाके ग्रोसरी वगैरह परचेज़ करके घर चले जाएँगे। सर ये इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंज़्यूम करने के लिए पैदा होते हैं। ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ कंज़्यूम करने के लिए पैदा होते हैं बेटा। ये सारे के सारे जिस तरह के जितने भी लोग होंगे, ये आपके पास इंडिविजुअल्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएँगे। जब मुझे इनके बारे में पढ़ना होगा, इनके बिहेवियर पढ़ना होगा बेटा, तो मैं उन्हें किस में काउंट करूँगा? मैं उन्हें इंडिविजुअल्स की कैटेगरी के अंदर काउंट करना शुरू कर दूँगा। देन हमारे पास जब दूसरे लोग आएँगे बेटा, वो आपके पास कहलाते हैं फर्म्स। सर यही लोग बेटा जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास गल्ले के ऊपर बैठे हुए नज़र आएँगे, किसी रेस्टोरेंट के गल्ले के ऊपर, किसी फैक्ट्री के अंदर बेटा आपको बैठे हुए नज़र आ जाएँगे, जहाँ पर ये बैठ के कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे होंगे। जहाँ पर ये लोग क्या कर रहे होंगे बेटा? कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे होंगे। सर ये आपके पास फर्म कहलाएगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा बेटा? ये आपके पास फर्म कहलाएगा। सर इस तरह के जितने भी लोग होंगे बेटा, वो फर्म की कैटेगरी के अंदर हम उनको डाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि इस सोशल साइंस के इम्पैक्ट को पूरा करने के लिए बेटा मैं 4 डब्बे बना दूँगा कि सर एक तरफ आपके पास सिर्फ़ जो लोग कंज़्यूम करते हैं बेटा, वो मेरे पास इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आ जाएँगे। सर दूसरी तरफ मैं देखूँगा जितने भी मेरे पास लोग हैं बेटा, जो प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, लाइक जो चीज़ों को, गुड्स और सर्विसेज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है? सर वो सारे के सारे मेरे पास फर्म की कैटेगरी के अंदर आ जाएँगे। सर एक और डब्बा मेरे पास बन जाएगा, सर ये सारे के सारे वो लोग होंगे जो यूनिफ़ॉर्म पहने हुए बेटा आपको दिख रहे होंगे। सर जितने भी गवर्नमेंट के मुलाज़मीन हैं बेटा, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएँगे। फिर बेटा आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपके पास इंटरनेशनल ट्रेडर्स कहलाते हैं, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बेटा बैठ के डील कर रहे होते हैं। ठीक है? सर या तो ये लोग इम्पोर्ट कर रहे होंगे या फिर ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। सर अगर मैं बोलूँ सर, आँख बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें, सर आँख बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें, क्या आपको आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा है जो इन 4 कैटेगरी के अलावा कहीं फ़ॉल करता हो? क्या कोई ऐसा बंदा है जो इन 4 कैटेगरी के अलावा बेटा कहीं और फ़ॉल करता हो? सिंपल सी बात है बेटा, आपको नहीं मिलने वाला, आपको नहीं मिलने वाला। तो सर हम क्या करेंगे बेटा कि इस इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग करेंगे। किसकी? इंडिविजुअल की, फर्म की, गवर्नमेंट्स की एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स की। सर जब हम लोग ये करेंगे बेटा, वही चीज़ तो हमारे पास इकोनॉमिक्स है। सर इसी चीज़ का नाम तो इकोनॉमिक्स है कि सर इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं अपने इकोनॉमिक एजेंट्स की, या इकोनॉमिक एजेंट्स के बिहाफ के ऊपर हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। आएँ ज़रा आप इस डेफिनेशन को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि सर डेफिनेशन क्या कह रही है। वो कहता है इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, कि सर पूरी सोसाइटी को आप पढ़ते हो, डेट स्टडीज़ हाउ इकोनॉमिक एजेंट्स, कि सर इकोनॉमिक के एजेंट्स जो हैं, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेडर्स मेक डिसीजंस। सर ये लोग फैसले करते हैं, लाइक कि कैसे कैसे अपने स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना है टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक हो गया? आई होप मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स यहाँ पर समझा पाया हूँ। आए बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखें अब इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है वांट्स। सर वांट्स को अगर मैं देखता हूँ कि जो हमारे जो मेन टारगेट्स हैं बेटा, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास कहलाता है नीड्स, ठीक है, एंड दूसरा बेटा आपके पास कहलाता है वांट्स। सर अब सवाल ये पैदा होता है कि नीड्स क्या है एंड वांट्स क्या है। सर उसी के आगे लिखा हुआ है, जो नीड्स है बेटा ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती हैं? दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स विच आर एसेंशियल्स फॉर द सर्वाइवल एंड द बेसिक एफिशिएंसी ऑफ लाइफ। सर दो चीज़ें हैं कि इसके बगैर बेटा सर्वाइवल आपका मुमकिन नहीं है।
ठीक है? या फिर अगर सर्वाइवल आपका हो भी जाए किसी भी एक्स वाई ज़ेड रीज़न की वजह से या फिर कोई और अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर, लेकिन आप बेसिक एफिशिएंसी ऑफ लाइफ जो होती है ना बेटा, वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। सर कौन-सी चीज़ें ज़हन में आती है जिसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते? बेटा वही नारा जो भुट्टो ने पहले दिन लगाया हुआ था और उनकी पार्टी वही नारा लगाकर बेटा अभी भी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, दैट इज़ रोटी, कपड़ा, मकान। कि सर हम आपको फूड देंगे, शेल्टर देंगे, क्लोथिंग्स देंगे एंड हेल्थ केयर देंगे। बेटा ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है? सर जब भी आपके पास रिसोर्सेज़ जमा होते हैं ना बेटा, सबसे पहले आप नीड्स के ऊपर लगाते हो कि यार देखो मेरा पेट भरा हुआ होना चाहिए, मेरे बदन पे कपड़े होने चाहिए और मेरे ऊपर एक छत होनी चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके बगैर मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर एक वक़्त का खाना ना मिले बेटा, मैं किसी हद तक सर्वाइव तो कर जाऊँगा, मैं किसी हद तक बेटा सर्वाइव तो कर जाऊँगा, लेकिन जो मेरी बेसिक एफिशिएंसी ऑफ लाइफ़ है बेटा, मैं वो मेरे पास अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी। मेरी बेसिक एफिशिएंसी ऑफ लाइफ जो है बेटा वो कंप्रोमाइज़ होगी। सर वो कंप्रोमाइज़ कैसे होगी कि बेटा जब मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, दोपहर को अगर मैं ऑफ़िस में बैठा हूँ, मैं दोपहर को खाना नहीं खाया, तो असर तक मेरी आँखें बंद होना शुरू हो जाएँगी और मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं पढ़ रहा हूँ बेटा तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाऊँगा। सर शेल्टर मुझे पूरा दिन जो भी मुझसे आप पढ़वा लो, काम करवा लो, लेकिन रात को मुझे सोना है, ठीक है? तो मुझे सोना है, सोने से पहले बेटा मुझे इस चीज़ की यकीन दहानी होनी चाहिए कि यार मैं ईज़िली एक कमरे के अंदर सोया हूँ, ठीक है? और प्रॉपर प्रोटेक्शन है, मैं सेफ़ली बेटा जगह के ऊपर सोया हुआ हूँ, तो टेम्परेचर प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है और मुझे सुकून की नींद चाहिए क्योंकि नींद बेटा आपको असल में रिकवर कर रही होती है। तो सर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्रॉपर अच्छा सा शेल्टर ना हो बेटा, तब भी आपके लिए आप उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते और बेसिक एफिशिएंसी आप अगले दिन अगर एक रात आप ना सोएँ, तो अगले दिन बेटा आपके पास आपकी आँखें सुर्ख हुई हुई होती हैं, आप तरीके से काम नहीं कर सकते। क्लॉथिंग्स हो गया एंड बेटा आपके पास हेल्थ केयर। सर ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं बेटा जो कि आपके लिए एसेंशियल्स हैं। इसके बगैर अगर आप ये चीज़ें ना मिली तो बेटा आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। दे आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। कि सर कम से कम ये चीज़ें तो आपकी लाइफ में होंगी ही होंगी। इसके बगैर तो यार ज़िंदगी बिल्कुल नामुमकिन है। आप सोच भी नहीं सकते कि इसके बगैर ज़िंदगी आपकी है। ठीक है? सर ये रिलेटिवली लिमिटेड है एंड कैन बी सैटिस्फाइड। सर नीड्स का इतना इश्यू नहीं है क्योंकि नीड्स का सीन ऐसा है कि ये आपके पास गिनी-चुनी है। सर काउंट कर सकते हो आप इसको। सर अगर काउंट कर सकते हो तो मीन्स आप इसको सैटिस्फाई भी ईज़िली कर सकते हो। आपको पता है कि यार मुझे खाना चाहिए ही चाहिए, ठीक है? आपको रिहाइश चाहिए चाहिए उसकी बेसिस के ऊपर बेटा आप इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। सर इश्यू कहाँ आता है बेटा? इश्यू आपके पास आता है वांट्स में। सर ये आपके पास डिज़ायर्स हैं, ठीक है? कि जब आपका पेट भरा हुआ होता है, जब आपकी नीड्स फुलफ़िल हुई हुई होती है, तो सर फिर आपके पास बारी आती है डिज़ायर्स की। सर डिज़ायर्स के अंदर पता है क्या होता है? ये आपकी बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बढ़ाता है, ठीक है? और दूसरा ये आपके पास एसेंशियल्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये चीज़ अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ना मिली तो आप मर-मरा जाओगे या फिर आप सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैंने ऊपर कपड़ों की बात की बेटा, तो मैं कपड़ों से ही लिंक करता हूँ कि सर अगर आपको डेली बेसिस के ऊपर अगर कपड़े चाहिए, तो बेटा आप क्या करते हो? जो सूट आपने आज पहना हुआ हो और इन केस यही सूट आपके पास है, तो सर कल को पहनने के लिए आपको इसको बैठ के धोना होगा, ठीक है? तो सर दोनों के धोने के लिए क्या चाहिए आपको प्रॉपर साबुन चाहिए और छोटी-मोटी इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक वॉशरूम का हिस्सा चाहिए, उसमें बेटा ईज़िली आप वॉश कर सकते हो, वो आपकी नीड्स हो गई। लेकिन आपके डिज़ायर्स क्या हैं? बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो बेटा? आप लेकर आ जाते हो वॉशिंग मशीन। सर वॉशिंग मशीन आपको चाहिए। बेटा वॉशिंग मशीन आपको किस लिए चाहिए? क्यों? क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बढ़ जाती है। आप वही कपड़ा आप बेटा मशीन के अंदर डालकर कम वक़्त में अच्छे से आप धुलाई करना चाहते हो उसकी, ठीक है? लेकिन अगर वॉशिंग मशीन आपके पास ना हुई, तो क्या आप सर्वाइवल का मसला बन जाएगा आपके लिए, ठीक है? क्या मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप मीट नहीं कर पा रहे बेटा, ईज़िली आप अपने हाथ से धो के मीट कर सकते हो उसको। क्लियर हो गया? दे रिप्रेजेंट एस्पायरेशन फॉर कम्फर्ट एंड लग्ज़री। सर वांट्स मेनली बेटा आप अपनी कंफर्ट और लग्ज़री के लिए ले रहे होते हो, ठीक है? लाइक मैंने वॉशिंग मशीन की बात की, बेटा आप कंफर्ट के लिए ले रहे हो, ठीक है? लेकिन सर यही वॉशिंग मशीन आप अब आप बोलोगे यार देखो 20-25 हज़ार की वॉशिंग मशीन ले रहे हो तो ले रहे हो, बेटा आपकी डिज़ायर्स हैं, वो आपकी कंफर्ट है। लेकिन सर आप कहते हो मैं लाख 2 लाख वाली मशीन लूँ, भई उसमें क्या होगा? उसमें आप कपड़े डालो, सर्फ़ डालो, ठीक है? वो खुद ही फॉर एग्ज़ाम्पल धो के, सुखा कर आपको वापस दे देगी। वो बेटा आपकी लग्ज़री के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जितने भी गैजेट्स के ऊपर अपना खर्चा करते हो, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर खर्चा करते हो, उसके कवर्स के ऊपर खर्चा करते हो, ठीक है? उसकी हाई अपडेट्स के ऊपर खर्चा करते हो, बेटा ये आपके लिए चीज़ें कंफर्टेबल बनाता है और ये आपकी लग्ज़रीज़ हैं,
ठीक है? अब इनके ऊपर बेटा ये आपके वांट्स हैं, ठीक है? लाइक आपके पास लग्ज़री आइटम्स हो गए, हाई एंड एंटरटेनमेंट्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी बेटा जितनी भी चीज़ें हैं आपको चाहिए बेटा उनका पीछे मेन मकसद यही होता है कि आपको कम्फर्ट एंड लग्ज़री चाहिए होती है। अब सर इनका इश्यू क्या है? ठीक है? कि यार जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इससे भी आप नीड्स की तरह सर इसमें मेन इश्यू क्या है बेटा ये आपके पास रिकरिंग नेचर की हैं। सर रिकरिंग नेचर कैसे हैं? सर मैंने आईफ़ोन 5 ले लिया था, तो भाई ठीक है, मेरा डिज़ायर्स थी, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को बेटा वो चीज़ बढ़ा रही थी। सर जब जैसे ही मेरे पास मार्केट में 6 आया तो बेटा मुझे 6 भी चाहिए। सर 7 आया, मुझे 7 भी चाहिए। अब सर आपके पास 17 आ चुका है, सर 17 भी चाहिए। जब ये चेंज होगा बेटा वो अगला भी आपको मॉडल चाहिए। सर ये आपके पास क्या है बेटा कि सर जो क्योंकि आपकी जो डिज़ायर चीज़ें हैं जो आप परचेज़ कर रहे हो बेटा ये आपकी ख्वाहिशात के ऊपर है और ख्वाहिशात जो हैं बेटा वो हर बढ़ती हुई चीज़ के साथ, हर अच्छी क्वालिटी के साथ, हर अपडेट्स के साथ बेटा चेंज हो जाती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सेल्स लगी अगर आपके पास सना सफ़ीनास के ऊपर, ठीक है? तो आप गए, आपने एक सूट परचेज़ कर लिया, ठीक है? 2 महीने बाद बेटा उन्होंने कोई नई चीज़ निकाल ली, तो आप वो भी परचेज़ करने पहुँच जाओगे। 1 महीने बाद नई चीज़ निकाल ली बेटा, उसको भी आप परचेज़ करने चले जाओगे। तो कहने का मतलब है ये आपके पास रिकरिंग नेचर की चीज़ें हैं, ठीक है? ये आपके पास रिकरिंग नेचर की चीज़ें हैं। ये जैसे-जैसे बेटा आपके पास इनकम बढ़ती है, जैसे-जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें कोई अच्छी टेक्नोलॉजी बेटा आपके पास इनोवेशंस आती हैं, ठीक है? सर ये आपके पास इनकम और इनोवेशंस की वजह से बेटा आप इसको बढ़ाते हुए चले जाते हो, ठीक है? अब सर एक और इश्यू है, दे आर अनलिमिटेड। ठीक है? अनलिमिटेड के अंदर ये है कि सर ये बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। एक पर्सन से पर्सन बेटा ये वैरी भी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ बेटा मेरे लिए आपके पास वांट्स के अंदर हो सकती है, मेबी आपके वांट्स के अंदर बेटा वो चीज़ शामिल ना हो, ठीक है? आप किसी अच्छे एथलीट्स को बोलें कि आएँ मेरे साथ बैठ के बर्गर खाएँ, ठीक है? आप उनको लाखों रुपए भी दे दें बेटा वो मेबी वो मना कर दे, बोलेगा नहीं भाई ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है? ये मेरी वांट्स के अंदर बेटा शामिल नहीं होता, ठीक है? लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलें, मुझे ऑफ़र करें, तो मैं तो पहली फुर्सत में आपके पास आपको बैठा हुआ नज़र आ जाऊँगा। तो सर ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल पिंक कलर लड़कियों के लिए अच्छा है, लड़कों को मेबी वो अच्छा ना लगे, ब्लैक कलर लड़कों को अच्छा लगता है, मेबी लड़कियों को अच्छा ना लगे, ठीक है? एंड दूसरा बेटा टाइम टू टाइम भी बेटा ये चीज़ें चेंज होती हैं। सर टाइम टू टाइम बेटा ये चीज़ें चेंज कैसे हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आज से कुछ साल पहले अगर मेरे वालिद साहब ने मुझे मोटिवेट करना हो, मुझे ये करना हो कि भई तुम जल्द से जल्द अपने सीफैप के पेपर निकाल लो, तो मैं आपको ना बाईसाइकिल एक छोटी-सी जो साइकिल होती है बेटा वो मैं गिफ्ट कर दूँगा। तो मेबी मुझे उस लेवल के ऊपर मोटिवेशन ना मिले, ठीक है? लेकिन एक वक़्त था जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 क्लास में था, 4 क्लास में था, तो मुझे मेरे वालिद साहब उन्हीं चीज़ों से मोटिवेट किया करते थे क्योंकि वो मेरी ख्वाहिशात का हिस्सा थी, ठीक है? सो टाइम टू टाइम वो चीज़ें चेंज होती हैं। अब सर मुझे क्या चाहिए? अब मुझे बाइक्स चाहिए, ठीक है? अब अगर वालिद साहब ने मुझे करना है, मुझे अच्छे गैजेट्स दें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अच्छी गाड़ियों का शौक है तो बेटा मुझे अच्छी कार चाहिए। सर इससे क्या होता है बेटा आपकी जो वांट्स हैं टाइम टू टाइम भी चेंज होती हैं। तो सर ये आई होप आप लोगों को समझा पाया हूँ कि नीड्स क्या है एंड वांट्स क्या है। अब ज़रा इनका डिफरेंस देखें बेटा, अब ज़रा इनका डिफरेंस देखें। सर अगर मैं नीड्स के अंदर देखूँ बेटा दे आर एसेंशियल्स फॉर सर्वाइवल एंड बेसिक एफिशिएंसी, ठीक है? डिज़ायरेबल्स होती हैं बेटा वांट्स एंड नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है? कि इसके बगैर आप इज़िली सर्वाइव कर सकते हो। आईफ़ोन 17 ना मिले, आप मर-मरा नहीं जाओगे। वाई-फाई फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अच्छी क्वालिटी का ना मिले, आप मर नहीं जाओगे, ठीक है? इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है कि रिसोर्सेज़ जो होते हैं, ठीक है? नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल किया जाता है बट विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज़। सर रिसोर्सेज़ जो हैं वो सबसे पहले बेटा यहाँ पर एलोकेट किए जाते हैं। पहले नीड्स के ऊपर लगाए जाते हैं। हमेशा आप भी देखो पहले आप अपना पेट भरते हो, फिर सोचते हो बाकी चीज़ों का, ठीक है? अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है, अगर आपको सैलरी मिल रही है, तो कम से कम उसमें से जो हिस्सा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो मैं 5,000 साइड पे कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये 5,000 से मुझे बाकी महीना चलाना है। तो जो बाकी महीने चलाना होता है ना बेटा, ये जो जुमला आप सुनते हैं, वो क्या होता है? वो आपकी बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं कि यार 5,000 मुझे कम से कम बेसिक नीड्स के लिए चाहिए चाहिए। अगर वो पैसे बच जाते हैं, तो एलोकेशन अकर्स ओनली आफ्टर नीड्स आर एड्रेस्ड और सैटिस्फाइड। ठीक है? रिसोर्सेज़ आपके पास बचे हुए हैं, नीड्स अगर आपकी सैटिस्फाइड हो चुकी हैं, तो आप देखते हो कि यार अब मुझे एक काम करता हूँ, मैं वांट्स के ऊपर काम कर लेना चाहिए। ठीक हो गया? सो एग्ज़ाम्पल्स के अंदर फूड हो गया, शेल्टर हो गया, बेसिक क्लॉथिंग्स हो गई एंड प्राइमरी हेल्थ केयर्स हो गई। ठीक है? एंड वांट्स के अंदर बेटा लग्ज़री आइटम जितने भी हैं, हाई एंड एंटरटेनमेंट्स, लेटेस्ट गैजेट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें बेटा वांट्स के अंदर आपके पास आ जाती हैं। ठीक हो गया? सर इन्फ्लुएंस के कौन-सी चीज़ें आपको बेटा नीड्स की तरफ जाने पे मजबूर करती हैं? कौन-सी चीज़ें बेटा आपको वांट्स की तरफ जाने पे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? सर देखें, नीड्स बेटा आपकी ड्राइवन बाय द बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि सर कम से कम आपको ये चीज़ें चाहिए चाहिए एंड फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स आपके पास कि सर देखें आपके पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ये है कि यार अब देखो मुझे सर्दियाँ आ चुकी हैं,
तो भाई मुझे सबसे पहले अपने लिए जैकेट परचेज़ करनी है। अब देखो जैकेट भी आपके पास एक कपड़ा है, लेकिन सर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, उसके बगैर आप सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या है कि अगर मैं गर्मियों वाले कपड़ों से बेटा सर्दियों में मैं आके मैं ये बोलूँ कि यार बेसिक रिक्वायरमेंट्स मेरी उसमें पूरी हो रही हैं इन कपड़ों में, ठीक है? लेकिन अगर मैं स वो कोई जैकेट वगैरह परचेज़ नहीं करता, तो बेटा मेरी सर्वाइवल जो है वो स्टेक के ऊपर है। तो सर ये जो मेरे पास जैकेट है सर्दियों के लिए, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास नीड्स में आ जाएँगी। सर दूसरा आपके पास फिज़ियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। सर आपका मुआशरा जो है वो उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपके आस-पास आपकी साइकी आपका जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फिज़ियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं। सर वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ एक शादी का फॉर एग्ज़ाम्पल रिवाज है, ठीक है? अभी शादी अगर आपको करनी है आज के दौर के अंदर बेटा कम से कम 20 से 30 लाख 40 लाख रुपए आपको चाहिए, ठीक है? अब वो 40 लाख रुपए बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि सर शादी जैसा एक एलिमेंट है बेटा वो आपके लिए एसेंशियल फॉर लिविंग है, ठीक है? उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको वो भी पूरा करना है बेटा कम से कम 30 से 40 लाख रुपए आपको चाहिए। 30 से 40 लाख का रिसोर्स, 30 से 40 लाख का ईंधन आपको चाहिए। अब सर वो आपके पास एक बेसिक नीड बन चुका है बिकॉज़ ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। आपका मुआशरा चाहता है कि यार उस लेवल की शादी करो, ठीक है? अगर आप उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो बेटा सिंपल आप मस्जिद के अंदर निकाह करें तो बेटा मेरे ख़्याल से 5 से 6 लाख 7 लाख तक का खर्चा। लेकिन आप 40 लाख रुपए के ऊपर उसको बेसिक सर्वाइवल क्यों बोल रहे हो? आपको अपनी सोसाइटी के अंदर भी देखना होता है। तो सर ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी नीड्स को। एंड अगर बेटा मैं बात करता हूँ वांट्स की, सर वो पर्सनल प्रेफ़रेंसेस हैं। ठीक है? पर्सनल आपके पास प्रेफ़रेंसेस हैं कि भई मुझे इस चीज़ के ऊपर जाना है, नहीं जाना। सोसाइटिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है? सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस करती है कि यार अब तो तुम्हें गाड़ी ले लेनी चाहिए, आप नहीं लेते बेटा तब भी आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंसेस के ऊपर है एंड इनकम लेवल के ऊपर भी है। आपकी इनकम अगर बढ़ रही है तो बेटा लाज़मी सी बात है आप चीज़ों को चेंज करते जाओगे, आपकी ख्वाहिशात भी बढ़ती हुई चली जाएँगी। मेरे पास कल तक फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं पॉकेट मनी लिया करता था, तो मैं लोकल गाड़ी के ऊपर भी बेटा आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस आ जाया करता था। ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ी-सी इनकम बढ़ा दी, तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने बाइक परचेज़ कर ली। अल्लाह ताला मज़ीद इनकम बढ़ा रहा है, तो सर मैं बाइक में भी अच्छी सीसी के ऊपर चला जाऊँगा। मज़ीद इनकम मेरी इंशाल्लाह बढ़ना शुरू होगी, तो बेटा मैं गाड़ी पे आ जाऊँ, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से। तो सर ये सारी की सारी चीज़ें बेटा आपके पास नीड्स एंड वांट्स के अंदर आती हैं, ठीक है? ये बेटा आपका मेन टारगेट होता है। तो डिसीज़न मेकिंग के अंदर आपने अपने नीड्स एंड वांट्स फुलफ़िल करनी होती हैं। सर नीड्स एंड वांट्स बेटा आप लोग फुलफ़िल किस लिए करते हो? इन नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल आप करते हो विद द हेल्प ऑफ गुड्स और सर्विसेज़, ठीक है? कि कुछ गुड्स होती हैं या कुछ सर्विसेज़ होती हैं, उनकी मदद से बेटा आपकी नीड्स या आपकी वांट्स पूरी हो रही होती हैं। सर मैंने जितनी एग्ज़ाम्पल ली, बेटा खाना, ठीक है? आपकी नीड्स है, ठीक है? असल में खाना गुड्स एंड सर्विसेज़ है, जो कि एक आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। वॉशिंग मशीन एक गुड्स और सर्विसेज़ की एग्ज़ाम्पल है, जो कि आपकी एक वांट्स को पूरा कर रही है, ठीक है? मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से कहीं ट्रैवल करना है, बेटा ये मेरी नीड्स एंड वांट्स को पूरा मेरी एक कोई नीड्स एंड वांट्स होगी, उसको पूरा किया जा रहा है। तो मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें गिनवा दी हैं, असल में बेटा ये गुड्स और सर्विसेज़ की चीज़ की डेफ़िनेशन के अंदर आती हैं। सर गुड्स और सर्विसेज़ आपकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए कोई भी आइटम, ठीक है? कोई भी चीज़ जो कि आपकी नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाई कर रहा है बेटा, वो गुड्स और सर्विसेज़ है। यहाँ तक मेरे साथ हैं, ठीक है? ये सर गुड्स और सर्विसेज़ क्या होती हैं बेटा? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ज़रूरत को या आपकी ख्वाहिशात को पूरा करे। ज़रूरत नीड्स एंड ख्वाहिशात बेटा आपकी वांट्स हैं, ठीक है? वो सारी की सारी मेरे पास गुड्स और सर्विसेज़ कहलाती हैं। सर ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो इसको इस एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से आईक्यू जाना है। मुझे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है। सर अगर मुझे ट्रैवल करना है तो बेटा ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो ट्रैवलिंग है सर ये मेरे पास क्या आ जाएगी? ये मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा? ये मेरे पास नीड्स और वांट्स की एग्ज़ाम्पल है। सर ये मेरे पास नीड्स एंड वांट्स है। इसको मैं फुलफ़िल कैसे करूँगा? इसको मैं फुलफ़िल कैसे करूँगा? या तो मैं पर्सनल बाइक से जाऊँगा, ठीक है? या मैं कार से जाऊँगा, ठीक है? या मैं उबर और करीम की मदद से यहाँ से वहाँ जाऊँगा। सॉरी यार ये थोड़ा-सा इश्यू है। आई होप आप समझ गए होंगे जब मैं बोल भी रहा हूँ। सर ये मेरे पास मल्टीपल किस्म के ऑप्शंस हैं। सर ये जो मेरे पास मल्टीपल किस्म के ऑप्शंस हैं, ये क्यों हैं? इस नीड्स या वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए। इस नीड्स या वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए। सर अगर मैं खाने की बात करता हूँ बेटा खाना इस कैटेगरी में आता है। वो जो भूख है ना बेटा वो इस कैटेगरी में आएगी। ठीक है? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दवाई की बात करता हूँ बेटा दवाई आपकी नीड हो सकती है। वो गुड्स और सर्विसेज़ के डब्बे के अंदर आएगी। सर वो दूध जिस मर्ज़ को ख़त्म कर रहा है बेटा वो मर्ज़ का ख़त्म करना बेटा मेरी नीड्स या वांट्स के अंदर आता है।
एम आई क्लियर बेटा? यहाँ तक इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, इन चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब सर देखें यहाँ पर, अब सर देखें ये चीज़ें मेरे पास काम की नहीं है, जो चीज़ें काम की है उसको पकड़ते हैं, जो चीज़ें मेरे पास काम की हैं बेटा उसको पकड़ते हैं। अब यहाँ तक देखें सर, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें ली हैं, मैंने दो चीज़ें पिक की हैं बेटा। एक मैंने बोला कि पर्सनल मेरे पास बाइक, एक तरफ मैंने बोला मेरे पास फॉर एग्जांपल ऊबर। देखिए ये मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ये मेरे पास इन दोनों में से ये मेरे पास दो ऑप्शन है। सर ये जो मेरे पास दो ऑप्शन हैं बेटा, ये अगेन मुझे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ये अगेन बेटा मुझे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सर ये जो बाइक है बेटा, इसको मैं गुड्स की कैटेगरी में डाल दूंगा, एंड जो ऊबर है बेटा, इसको मैं सर्विसेज की कैटेगरी में डाल दूंगा। कि मेरे पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, कि या तो मैं चाबी उठाऊं और अपनी बाइक पे किक लगाऊं और पटपटी के ऊपर मैं निकल पड़ूं। मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं आईक्यू की तरफ जा रहा हूँ। सर ये मेरे पास गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगी बाइक। लेकिन सर मैं कोई ना कोई सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, मैं ऊबर की एप्लीकेशन यूज़ कर लेता हूँ, उस पर एक गाड़ी आएगी मुझे लेकर चली जाएगी। अब मुझे किसने हेल्प किया बेटा, मेरी नीड्स को किसने फुलफिल किया, ऊबर ने। यहाँ बेटा मुझे किसने फुलफिल किया, बाइक ने। सर दोनों में देखा जाए बेटा गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ मुझे हेल्प कर रही है बेटा, एक तरफ गुड्स एक तरफ सर्विसेज हैं। आइए ज़रा देखते हैं सर दोनों में, दोनों को मैंने अलग अलग क्यों बोला है। आइए ज़रा देखते हैं मैंने दोनों को अलग अलग क्यों बोला। आइए ज़रा देखते हैं मैंने दोनों को अलग अलग क्यों बोला। ठीक हो गया, आइए ज़रा देखते हैं। ये देखो, अगर बेटा मैं बात करता हूँ गुड्स की, सर गुड्स के अंदर वो क्या कहता है, टेंजिबल। पहला बेटा पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, टेंजिबल। सर टेंजिबल क्या होता है, कि ऐसी चीज़ जिसको आप छू सको, जो आपको दिख रही हो बेटा। सिंपल सी बात है सर, गुड्स वो तमाम चीज़ें हैं जो आप, जिसको आप छू भी सको, जिसको आप देख भी सको, सर टेंजिबल है। देखिए सारी की सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। फिजिकल आइटम्स बेटा, सर फिजिकल आइटम क्या है बेटा, फिजिकली जो कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, मेरे सामने कोई चीज़ बाइक है खड़ी हुई है बेटा, तो ये फिजिकल आइटम हो गया। डेट कैन बी सीन, सर इसको देखा जा सकता है, बिल्कुल सर देखा जा सकता है। सर टच किया जा सकता है बेटा उनको, सर टच किया जा सकता है। सर स्टोर किया जा सकता है, मेरे पास मेरी गैराज के अंदर खड़ी हुई होती है बेटा वो बाइक, ठीक है। एंड ऑन भी किया जा सकता है। सर ये सारी की सारी चीज़ें जिस चीज़ के अंदर पूरी हो रही हैं बेटा, वो आपकी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आता है। देखो मैंने बाइक की एग्जांपल ली, मैंने बोला कि ये आपके लिए गुड्स हैं बेटा। बाइक एक ऐसी चीज़ है प्रॉपर आपको दिख रही होती है, सर दिख रही है मुझे। सर मैं जाऊँ तो उसको मैं टच कर सकता हूँ बेटा, प्रॉपर मैं टच कर सकता हूँ। सर मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ, मतलब स्टोर इन अ सेंस के भाई मैं अपने पास फॉर एग्जांपल किसी जगह के ऊपर खड़ा कर सकता हूँ उसको, बाइक को, या फिर अपने बैग के अंदर रख सकता हूँ उसको, कि जब मैंने यूज़ कर लिया, अब जो बाकी जो चीज़ है उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ बेटा, वो भी आपके पास गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आता है। एंड लास्ट चीज़ बेटा आपके पास क्या है, आप उसको ऑन ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप उसको क्या कर रहे हो बेटा, ऑन कर रहे हो। सर ऑन करने का मतलब ये होता है कि आप उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो बाइक है बेटा, मेरी बाइक है, ठीक है। अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का मतलब उसके अंदर ये होता है कि भाई मुझे इसको तोड़ना है तो बेटा मैं तोड़ सकता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। मुझे इसको फॉर एग्जांपल चलाना है तो मैं अपनी मर्जी से जब दिल करेगा चलाऊंगा, कोई पूछने वाला नहीं है। सर ये सारी की सारी चीज़ें अगर किसी में चीज़ में पूरी हो सकती हैं बेटा, वो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आता है। आगे देखते हैं बेटा, दे सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स। देखिए मैंने पहले क्या बोला था, कि नीड्स एंड वांट्स बेटा वो आपकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात हैं, उसको फुलफिल करने के लिए बेटा गुड्स की ज़रूरत पड़ती है आपको। जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी सिर्फ समझाने के लिए समझाया था, यहाँ पर बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि रोटी इज़ नॉट योर नीड्स और वांट्स। सर वो जो भूख है बेटा, वो आपकी नीड्स और वांट्स के अंदर आता है, उसको फुलफिल आप किस पे कर रहे होते हो बेटा, वो आपकी गुड्स और सर्विसेज हो सकती हैं। बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, सर ये जो गुड्स हैं ये सेटिस्फाई करते हैं आपकी नीड्स को। ऑफन कंज्यूमेबल इमीडिएटली, अगर फॉर एग्जांपल आप इमीडिएटली बेटा इनको कंज्यूम कर लो, वो आपके पास कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। और ओवर टाइम ये आपके पास कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा, एक साल के अंदर अंदर आप उसको इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है। आप ग्रॉसरी परचेज करके लाए बेटा, ग्रॉसरी को आप, टेंजिबल आइटम्स हैं सारे के सारे, आप उनको देख सकते हो, टच कर सकते हो, फ्रिज के अंदर बेटा स्टोर कर सकते हो कुछ चीज़ें। एंड आप उनको ऑन करते हो, आप इस्तेमाल करना चाहते हो इस्तेमाल कर लो, ज़ाय करना चाहे आप लोग ज़ाय कर लो, ठीक है। अब सर वो सारी सारी चीज़ें क्या है बेटा, एक साल के अंदर अंदर आप इनको कंज्यूम कर सकते हो, आप कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। जो नॉर्मली हाउस होल्ड जो होते हैं बेटा, वो इनको कंज्यूम कर रहे होते हैं। एंड अगर आप ओवर टाइम के ऊपर जाते हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारी गुड्स आपके पास ऐसी हैं जो कि फॉर द मोर देन 1 ईयर आप इनको यूज़ कर रहे होते हो, वो आपके पास कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। फर्नीचर हो गया, सोफ़ा हो गया, ये बाइक की एग्जांपल ले ली,
वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। सर ये था आपके पास गुड्स, ठीक है, कार हो गई, बुक्स हो गया एंड वाटर हो गया बेटा। देन वी हैव सर्विसेज। सर अगर मैं सर्विसेज की एग्जांपल लूँ, सर सर्विसेज के अंदर आपके पास क्या होता है? सर सर्विसेज के अंदर बिल्कुल अपोजिट है गुड्स के मुकाबले में। सर सर्विसेज आपके पास क्या हैं? दे आर इंटेंजिबल। ठीक, इंटेंजिबल क्या है बेटा? जिसको आप देख नहीं सकते। सर ये एक्शंस हैं और आपके पास परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, या फिर ये आपके पास एफर्ट्स हैं। देखें, आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो ना बेटा, ये भी आपके पास सर्विस है। मैं टीचिंग सर एक एक्शन है, ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ आपके सामने, मैं कुछ परफॉर्म भी कर रहा हूँ बेटा, मैं खड़ा होकर आपके सामने डांस वांस कर रहा हूँगा, मेरे हाथ वाथ हिल रहे होंगे, ठीक है, और मेरी तरफ से एफर्ट्स लग रही होंगी। तो टीचिंग को बेटा कभी भी गुड्स के अंदर आप काउंट नहीं करते, टीचिंग को आप सर्विसेज में काउंट करते हैं। सेम गोज फॉर मेडिकल सर्विसेज, सेम गोज फॉर लॉयर सर्विसेज, ठीक है। सर ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर बेटा आपके पास कोई ना कोई एक्शंस होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई बेटा आपके पास परफॉर्मेंसेज होती हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स होती हैं, इंडिविजुअल्स की तरफ से लग रही होती हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स। ठीक है, आप बीमार हो जाते हो तो अब आपकी जो नीड्स और वांट्स क्या है कि आपको एक अच्छी डॉक्टर्स की तरफ से फॉर एग्जांपल एफर्ट्स लगाई जाएँ, एक अच्छे डॉक्टर की तरफ से बेटा कुछ ना कुछ परफॉर्म किया जाए और उसकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म किए जाएँ, जिसकी मदद से अब आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, अब आपका बुखार ठीक हो जाए। बेटा इसकी बेसिस के ऊपर ये सर्विसेज आपके पास दी जाती हैं, लाइक टीचिंग हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गया, ठीक है। अब देखिए लिंक आपके पास क्या बनता है बेटा, लिंक आपके पास ये बनता है कि सर सबसे पहले आपकी किसी भी चीज़ की नीड्स या वांट्स सबसे पहले उजागर होती है। आप नीड्स की तरफ जाते हो या वांट्स की तरफ जाते हो, सर उसको फुलफिल करने के लिए आपको गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? अब सर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बेटा आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। आपको रिसोर्सेज चाहिए फॉर द गुड्स और सर्विसेज। क्लियर हो गया बेटा? कि सर सबसे पहले आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज की मदद से आप गुड्स और सर्विसेज को डिज़ाइन करोगे जो कि आपकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगी। सर ये आपको पहली चीज़ चाहिए, उसकी मदद से बेटा आपके पास ये आएगा, फिर उसकी मदद से बेटा ये चीज़ें आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब इशू क्या है बेटा, रिसोर्सेज आपके पास हमेशा कम होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके पास कम बनती हैं। जब ये चीज़ आपके पास कम बनती हैं तो कुछ आपके पास नीड सेटिस्फाई होती हैं और वांट्स कुछ आपके पास रह जाती हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ के आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। सर डिसीजन मेकिंग क्या करनी है कि इन रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना है, इतने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है कि सर आपकी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो मैक्सिमम लेवल के ऊपर बेटा आप उनको सेटिस्फाई कर सको, वो आप उनको मैक्सिमम लेवल के ऊपर सेटिस्फाई कर सको। ये पॉइंट बेटा समझ आ गया आप लोगों को? अब आए ज़रा रिसोर्सेज को मैं मज़ीद डिटेल के अंदर बेटा समझते हैं कि रिसोर्सेज अब आपके पास क्या चीज़ें हैं। देखो देखो मुझे सर फॉर एग्जांपल मैं 70 पे आप लोगों को बेटा आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में पढ़ाने आ रहा था, और जब मैं पढ़ाने आ रहा था तो आप लोगों ने देखा, आपने बोला सर हम आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, हम आपको काफ़ी फॉलो करते हैं, आप हमारे मेंटोर हैं, सर हमें अच्छा नहीं लगता आप 70 पे हैं। तो मैंने कहा बच्चों फिर मैं क्या करूँ यार, मेरे पास तो 70 है। सर आप एक काम करें, हाई स्पीड वालों की ना 250 cc आई हुई है, आप सर वो परचेज़ करें और आज के बाद उस पे आया करें। तो मैंने कहा यार ठीक है। अब मेरी नीड्स एंड वांट्स के अंदर बेटा जो सवारी है उसको फुलफ़िल करने के लिए अब आपने क्या किया, मेरे अंदर एक डिज़ायर जगा दी कि आपने बोला कि सर अब आपको ये जो गुड्स है ना इसको परचेज़ करना है। ये जो गुड्स हैं, गुड्स में से एक बेटा एग्जांपल है 250 cc हाई स्पीड, सर इसको अब आप लोगों ने परचेज़ करना है। मैं चला गया हाई स्पीड वालों के पास, मैंने उनको बोला भैया मुझे ना 250 cc तैयार करके दो। उन्होंने बोला सर मसला नहीं है, आपको मिल जाएगी। कितना टाइम, मैंने कहा भाई कितने टाइम में मुझे मिलेगी? उन्होंने बोला कि यार हमें सर 3 मंथ दें और इस 3 महीने के अंदर हम आपको ये तैयार करके दे देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, 3 महीने आपको क्यों चाहिए भाई, 3 महीने क्यों चाहिए? सर रिसोर्सेज के लिए। बेटा रिसोर्सेज क्या है भाई, यहाँ पर रिसोर्सेज की क्या ज़रूरत है? देखो वो मुझे बताएंगे कि सर देखो मुझे अगर इसको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले बेटा मुझे लैंड परचेज करनी पड़ेगी, मुझे एक जगह चाहिए, ठीक है, उस जगह के ऊपर मुझे लगाना है फॉर एग्जांपल कारखाना लगाना है अपना, ठीक है, उस जगह के ऊपर मुझे क्या लगाना है, कारखाना लगाना है, लाइक उसके ऊपर मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, बिल्डिंग के अंदर मुझे मशीनरी लगानी है। मैंने कहा ठीक है मेक सेंस, 1 महीना आपको लैंड एक्वायर करने में लग जाएगा, फॉर एग्जांपल उसी के अंदर 1 महीने के अंदर बेटा बिल्डिंग वगैरह खड़ी कर दोगे। और क्या चाहिए? अच्छा सर और मुझे चाहिए लेबर। भाई लेबर क्यों चाहिए? लेबर इस भाई मशीन आपने प्रॉपर जो चीज़ बनानी है उसके लिए प्रॉपर मुझे लेबर चाहिए। अच्छा सर और मुझे चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स चाहिए, कि जो फॉर एग्जांपल हाई स्पीड का मालिक है,
वो प्रॉपर एक नया सेटअप शुरू करने के लिए। सर ये 4 चीज़ें मुझे चाहिए। इन 4 चीज़ों के बगैर वो जो बाइक है बेटा वो एग्ज़िस्ट कर ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती वो। तो सर सिंपल सी बात है। तो भई जिन जिन चीज़ों की मदद से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी गुड्स और सर्विसेज़ को बना पा रहा हूँ या मैं बना पाऊँगा, ये सारे के सारे मेरे पास रिसोर्सेज़ कहलाएँगे। ये सारे के सारे मेरे पास क्या कहलाएँगे बच्चों? ये सारे के सारे मेरे पास रिसोर्सेज़ कहलाएँगे। सर जिन चीज़ों की मदद से मिलकर मैं गुड्स और सर्विसेज को बना रहा होता हूँ, वो मेरे पास रिसोर्सेज कहलाते हैं। जिन चीज़ों की मदद से बेटा मैं मिल के बना रहा होता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज कहलाते हैं। कि सर ये जो देखें जो मुझे बाइक बनानी थी, वो मेरी नीड्स और सर्विसेज को सेटिस्फाई कर रही थी। सर उसको बनाने के लिए बेटा जो मुझे लैंड चाहिए, जो मुझे कैपिटल चाहिए, जो मुझे सारी की सारी चीज़ें चाहिए, सर ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो सर अगर मैं बोलूँ कि जो रिसोर्सेज हैं बेटा, इसको मैं बोलूँ कि सर ये 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। सर एक आपके पास नेचुरल है, जो मैंने लैंड की एग्ज़ाम्पल ली थी बेटा पिछली एग्ज़ाम्पल में। तो सर उसमें जो आपके पास लैंड की जो चीज़ है सर वो नेचुरल काइंड ऑफ थी। फिर सर मुझे आपके पास चाहिए आर्टिफ़िशियल रिसोर्सेज, ठीक है? फिर मुझे चाहिए आर्टिफ़िशियल रिसोर्सेज एंड आर्टिफ़िशियल के बाद बेटा थर्ड मुझे चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज। ये मुझे क्या ये ह्यूमन रिसोर्सेज। सर अभी इसके बाद हम इसी को पढ़ने वाले हैं। सर जो नेचुरल है बेटा ये आपके पास लैंड नेचुरल के अंदर आ जाएगी। आर्टिफिशियल के अंदर बेटा आपके पास मैन मेड जितनी भी चीज़ें हैं लाइक कैपिटल इसके अंदर आ जाएगा। एंड इसके अंदर बेटा आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप और आपके पास लेबर आ जाएगा। आए ज़रा बारी बारी इन सबको पढ़ लेते हैं। आए ज़रा बारी बारी सबको पढ़ लेते हैं बेटा। ये देखो रिसोर्सेज के ऊपर सबसे पहले मैं आ चुका हूँ। रिसोर्सेज क्या कहता है? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बेटा जो आपके पास फैक्टर्स जो है वो आपके पास क्या है। अजान हो रही है, थोड़ा सा पॉज लेते हैं बेटा। ओके बेटा। तो सर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, सर रिसोर्सेज असल में क्या है बेटा? रिसोर्सेज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? आर द रिसोर्सेज यूज टू क्रिएट गुड्स और सर्विसेज। सर गुड्स और सर्विसेज को बेटा प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी आपके पास चीज़ें चाहिए होती हैं, जो जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं बेटा वो सारे के सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है? गुड्स और सर्विसेज क्या है बेटा? यूज टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। सर ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दे रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक इनपुट्स फॉर विच अ रिटर्न मस्ट बी पेड, ठीक है? इकोनॉमिक इनपुट बेटा अब आपके पास क्या होता है? देखिए इकोनॉमिक एक आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है? अब देखें ये एज ए इनपुट यूज़ हो रहे होते हैं। सर रिसोर्सेज आपके पास जैसे मैंने बाइक की एग्जांपल ली तो बेटा लैंड यूज़ हो रही थी एज ए इनपुट, ठीक है? लेबर बेटा इनपुट यूज़ हो रहा था। सर कैपिटल इनपुट यूज़ हो रहा था। तो सर जिसकी लैंड होगी बेटा बदले में कुछ ना कुछ उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है? जिसने लेबर दी हुई होगी बेटा उसको भी बदले में कुछ ना कुछ पे ऑफ करना पड़ेगा। सर कैपिटल वाले को भी कुछ ना कुछ पे ऑफ करना पड़ेगा। सर ये जो हम पे ऑफ करते हैं ये बेटा इसका रिटर्न कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा? इसका रिटर्न कहलाता है, ठीक है? द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ दीज फोर इनपुट्स, ठीक है? कि जो टोटल आपके पास आउटपुट कितना निकलने वाला है वो डिपेंड करता है बेटा कि हम आप हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितनी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास मौजूद हैं एंड उसके अलावा उनकी क्वालिटी कितनी है। सर क्वालिटी से क्या होगा बेटा? क्वालिटी से आपके पास क्या होगा? सर क्वालिटी से ये होता है बेटा उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो आप उसको मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेचुरल आपके पास रिसोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं, देन आपके पास बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं तो सर नेचुरल रिसोर्सेज में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लैंड आता है, ठीक हो गया? एंड उसके अलावा बेटा मेरे पास अगर मैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की बात करूं तो सर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के अंदर मेरे पास कैपिटल आ जाता है एंड फिर मेरे पास बात आती है ह्यूमन रिसोर्सेज की। सर ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर मेरे पास लेबर भी है एंड मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स भी बेटा इसी का पार्ट बन जाती हैं। देखें सबसे पहले मैं लैंड की बात करता हूँ। सर लैंड के अंदर क्या क्या होता है? सर लैंड के अंदर क्या क्या होता है? सर लैंड आपके पास लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज के कुदरती बेटा जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं वो सारी की सारी लैंड का पार्ट है, ठीक है? देखें ये बेटा सिर्फ सॉइल की बात नहीं कर रहा, लाइक मिट्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि यूज़ होते हैं इन प्रोडक्शन, सर प्रोडक्शन में यूज़ भी होने चाहिए। जितने भी कुदरती चीज़ें हैं सर
नेचुरल रिसोर्स यूज़ भी होने चाहिए बेटा प्रोडक्शन के अंदर, जो कि फाउंड ऑन, अबव और बिलो द अर्थ सरफेस। ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर। सर ज़मीन के फॉर एग्जांपल ऊपर वाली सरफेस के ऊपर बेटा कुछ भी जो आपको दिखे और वो प्रोडक्शन का प्रोसेस भी बने, प्रोडक्शन का पार्ट भी बन रहा हो, बेटा वो आपके पास लैंड या नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। ठीक है सर, नेचुरल गैस रिजर्व्स हो गए आपके पास सुई के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, आर प्योर एग्जांपल ऑफ लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। सर मोबिलिटी के अंदर अगर मैं इसका देखूं तो सर ये आपके पास जियोग्राफिकली इमोबाइल नेचर के होते हैं। सर इमोबाइल नेचर के अंदर ये होता है कि बेटा जो लैंड के अंदर की जो चीज़ें हैं, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं बेटा, वो जिस जगह पे है ना, उस जगह की वजह से बेटा उनकी वर्थ होती है, उस जगह की वजह से फॉर एग्जांपल उनकी वो अहमियत होती है। बेटा आप जैसे उस जगह को फॉर एग्जांपल वहाँ से तोड़ कर किसी और जगह के ऊपर ले आए बेटा, वो अपनी वर्थ खो देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है बेटा मुल्तान के आम बड़े फेमस हैं, तो वो जो आपके पास मैंगो ऑर्चर्ड है बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि उस बागीचे को आप उखाड़ कर मुल्तान से कराची नहीं ला सकते हो। इसलिए बेटा पहली बात तो ये हो गई इमोबाइल, ऐसे ही हो गए। सर दूसरा, जो मुल्तान का आम होता है उसकी सॉइल की बेटा अपनी कीमत होती है। तो आप बोलते हो कि यार ये बड़ा कीमती है क्योंकि ये मुल्तान से आया। ठीक है सर, वो जो आपके पास इमोबिलिटी की वजह से बेटा इनकी वर्थ आपके पास बड़ी हुई होती है। लाइक सिंध का है तो उसकी अपनी वर्थ होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास इसी तरीके से ये चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, गिवन इट अ फिक्स लोकेशन बेस्ड वैल्यू। क्लियर हो गया सर। इसमें क्वांटिटेटिवली बेटा इंप्रूव भी किया जा सकता है। आप लैंड को बेटा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप लैंड को बेटा इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अवेलेबल रिसोर्सेज को इंक्रीज करने का नाम बेटा क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट है। एक्सपेंडिंग द टोटल एरिया और द वॉल्यूम ऑफ द यूजेबल रिसोर्सेज। सर आप टोटल एरिया उस जगह का बढ़ा दें। सर टोटल एरिया बेटा कैसे बढ़ सकता है? सिंपल सी बात है, एक लैंड को मुझे बढ़ाना है तो बेटा मैं क्या करूं, हमला कर दूं, परचेज कर लूं। ठीक है, जंगें जो बेटा होती थी वो इसलिए होती थी कि हमारे पास ये रिसोर्सेज बढ़ जाएं हमारे पास। ठीक है सर, उसके अंदर की चीज़ें हैं बेटा, उसको बढ़ाना हो तो सर हमें डिस्कवर करना पड़ेगा। टेरिटरी क्लेम्स और रिक्लेमिंग अनयूजेबल रिसोर्स एरियाज। सर बहुत सारी आपकी ज़मीन बंजर हो जाती है बेटा, उस पर भी काम करोगे तो क्वांटिटी लाजमी सी बात है आपके पास बढ़ जाएगी। देन हम बात करते हैं बेटा क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स की। सर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स के अंदर ये होता है कि भाई चीज़ वही रहती है, क्वांटिटी सेम है, लेकिन उसकी यूटिलिटी या फिर जो सेटिस्फैक्शन लेवल है बेटा वो बढ़ जाता है। ठीक है, लाइक आप इंप्रूव कर देते हो उसकी फर्टेलिटी, सस्टेनेबिलिटी और इनहेरेंट यूजफुलनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। कि भाई आपने क्या किया, आपने अच्छा अनाज यूज़ करना शुरू कर दिया, अच्छी यूरिया यूज़ करना शुरू कर दी। ठीक है, एनवायरमेंटल बेटा आपने केयर करना शुरू कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा आपने दरख्त लगा दिए। ठीक है, उससे क्या होता है बेटा कि ज़मीन आपके पास वही रहती है, लेकिन ज़मीन आपकी फॉर एग्जांपल फर्टाइल हो जाती है। जहाँ पर पहले बेटा वही ज़मीन का टुकड़ा फॉर एग्जांपल 500 आपके पास मन गंदुम बेटा आपको निकाल कर दे रहा था, अब वही उसने फॉर एग्जांपल अच्छी फर्टिलिटी की वजह से, ज़्यादा पानी मिलने की वजह से उसकी जो इम्प्रूवमेंट है बेटा क्या हो गई है कि उसकी जो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्शन जो है, वो 500 से बेटा 700 के ऊपर आ चुकी है। ठीक हो गया सर। रिवॉर्ड के अंदर अगर मैं जाता हूँ बेटा, जो रेंट है वो इसका रिवॉर्ड है। कंपनसेशन फॉर द यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और इट्स साइट वैल्यू। कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी ज़मीन यूज़ करनी है बेटा, बदले में आपको एक रिवॉर्ड देना पड़ेगा जिसको आप रेंट का नाम देते हो। सर ये पैसिव फैक्टर है। देखें, ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है। व्हाट इज़ पैसिव फैक्टर? सर पैसिव फैक्टर इज़ अ काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर आपके पास उस रिसोर्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कोई एक्टिव फैक्टर उसके ऊपर काम ना कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लैंड का टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने परचेज करके रखा हुआ है, जब तक मैं इसके ऊपर एक्टिव फैक्टर मतलब मजदूर को लगा ना दूं तब तक ये मेरे किसी काम का नहीं है। मीन्स कि पैसिव फैक्टर वो होता है जो किसी और फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू बी प्रोडक्टिव। A vast fertile field yields nothing without seeds। सर ये एक आपके पास एंड अ फार्मर्स एफर्ट। जब तक आप बेटा कैपिटल आई मीन सीड्स वगैरह को आप नहीं उसमें लगाते या फार्मर्स अपनी एफर्ट नहीं लगाता बेटा, तब तक वो आपके पास पैसिव फैक्टर है, आप उससे बेनिफिट नहीं ले सकते। देन वी हैव अ कैपिटल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। सर सर कैपिटल जो आपके पास होता है जिसको आप मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, देखें आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसमें से या तो कुछ नेचुरल होंगी या फिर कुछ आपके पास आर्टिफिशियल होंगी। अगर मैं आप किसी अपने घर के अंदर बैठ के ये लेक्चर ले रहे हैं तो सर आपकी वो जो ज़मीन है बेटा वो लैंड के अंदर आई। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वो कैपिटल है।
सर जिस टेबल के ऊपर आपका लैपटॉप रखा हुआ है बेटा, ये आपके पास कैपिटल है। जो लैपटॉप की मदद से या मोबाइल फ़ोन की मदद से आप मेरा लेक्चर ये ले पा रहे हो, कैपिटल है। क्यों? क्योंकि सर ये सारी की सारी चीज़ें मैन मेड हैं। सर ये किसी इंसान ने बनाई हुई हैं, ठीक है? अगर ये फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने बनाई हैं, तो बेटा इसको आप मैन मेड रिसोर्सेज का पार्ट बनाओगे। एम आई क्लियर बेटा? देखें, जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी मशीनरीज हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं बेटा, यूज नॉट फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन बट टू प्रोवाइड अदर गुड्स और सर्विसेज। सर यही चीज़ें बेटा मैंने आपको क्या बताया था, अगर उन गुड्स की मदद से आप कुछ और चीज़ें बना पा रहे हो, तो बेटा वो ईंधन के तौर पे यूज़ होगा, वो एज ए रिसोर्स यूज़ होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? सर नेचर के अंदर देखते हैं, मैन मेड अनलाइक लैंड्स कैपिटल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। इसको पहले बेटा आपने प्रोड्यूस करना है। इंक्लूड्स फाइनेंशियल एसिड यूज टू एक्वायर फिजिकल एसिड्स। ठीक है कि सर मैन मेड के लिए पहले आपके पास जिस चीज़ को बेटा बनाना है उसकी डिमांड होनी चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए। मीन्स कि सर ये डिराइव डिमांड्स के ऊपर खेलता है। ये क्या खेलता है बेटा? ड्राइव डिमांड्स के ऊपर। कि सर सबने बात करना शुरू कर दी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर रियल स्टेट गिर गया था। तो अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल पता चलता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत आने वाली है, तो रियल स्टेट जो है बेटा वो ग्रो करेगा। ठीक है, अब सारी इमारतें हैं बेटा ये बनना शुरू हो जाएंगी। सर इनको बनाने के लिए बेटा मुझे बजरी चाहिए, इनको बनाने के लिए बेटा मुझे क्रेन्स चाहिए, सर इस तरह की बाकी बेटा मशीनरी मुझे चाहिए। अब ये जो आपके पास चीज़ें हैं ना बेटा, ये सारी की सारी ये अब आपके पास क्या कहलाती हैं? ये अब आपके पास आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। ठीक है, क्रेन्स हो गई, मशीनरी हो गई, बजरी चलो किसी हद तक आप लैंड के अंदर डाल सकते हो। चलो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। सर ये बाकी जितनी भी चीज़ें ये आपके पास मैन मेड रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। अब देखें, जब इसकी फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ेगी, तो बेटा इसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड इन द सेंस कि इसकी ज़रूरत बढ़ेगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोड्यूस तब करेंगे जब इसकी डिमांड बढ़ेगी। मीन्स कि सर ये जो आपके पास मैन मेड चीज़ें हैं बेटा, ये इसकी डिमांड से डिराइव करता है। इसकी डिमांड से बेटा वो चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है उसको। ठीक हो गया? तो सर ये अब आपके पास ड्राइव डिमांड इस सेंस में कहलाता है। देखो, कैपिटल इज नॉट वांटेड फॉर इट्स ओन सेक। अब क्रेन मुझे बेटा अपने लिए नहीं चाहिए। मुझे सुबह ऑफिस जाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं क्रेन घर पे खड़ी कर दी, क्यों लिया भाई, मुझे सुबह ऑफिस जाना है इस पे। नहीं बेटा, वो उसकी अपनी एज सच को खास नीड नहीं है। सर वो डिपेंड करती है किसी और नीड के ऊपर, बट ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनल कंज्यूमर गुड्स इट हेल्प्स क्रिएट्स। ठीक है कि भाई फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ की मुझे ज़रूरत है, उसके लिए मुझे क्रेन की ज़रूरत है। ठीक है, द डिमांड फ्रॉम फॉर द कंस्ट्रक्शन क्रेन्स is derived from the public's demand for new apartments and commercial towers। सर न्यू अपार्टमेंट्स बनने लगे हैं, कोई कमर्शियल टावर बनने लगा है, जिसकी वजह से बेटा क्रेन की डिमांड आपके पास बढ़ जाएगी। सर क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली बेटा इसमें इंप्रूवमेंट कैसे होती है? ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कैपिटल डाला जाए, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाएँ उससे इन चीज़ों की। फॉर एग्जांपल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बेटा क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट आप लाओगे, अपार्टमेंट्स बेटा और बनेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बेटा बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास मैन मेड या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इनकी अब आपके पास पहले एक क्रेन होती थी, अब काम ज़्यादा है तो मुझे 5 क्रेनें लेनी पड़ेंगी, 6 क्रेनें लेनी पड़ेंगी। इंक्रीजिंग द टोटल फिजिकल स्टॉक ऑफ द मशीनरी इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सर क्वालिटेटिव के ऊपर अगर मैं जाऊँ, सर इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स ले आए। सर एक ही काम के लिए फॉर एग्जांपल पहले 3 क्रेनें यूज़ हुआ करती थी, तो मैंने क्या किया, एक ही क्रेन परचेज कर ली, एक ही क्रेन बेटा परचेज कर ली, उसके अंदर टेक्नोलॉजी बेटा ऐसे इंप्रूव करा ली कि वो 3 का काम करके दे रही है। तो मतलब मेरे पास मशीन एक है, लेकिन क्वालिटेटिवली बेटा उसको क्वालिटी ऐसे इंप्रूव हो चुकी है कि वो 3 की परफॉर्मेंस का काम करके दे रही है। तो बेटा ये आपके पास कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, बेटर टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक हो गया बेटा? देन अगर रिवॉर्ड की बात करता हूँ बेटा, ये इंटरेस्ट है। सर इंटरेस्ट सूद को कहते हैं। देखें, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों के से उनका नॉलेज बेटा एक्वायर किया हुआ है, हमारा अपना इसमें नहीं है। तो बेटा उनका पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मेरी पहली अप्रोच पता है क्या होगी? मैं बैंक में रखूँगा। मैं क्या करूँगा बेटा? बैंक में रखूँगा। सर बैंक में रखने से बेटा क्या होगा? मुझे सूद मिलेगा। सूद जैसी लानत बेटा मुझे मिलेगी, अल्लाह बचाए हम सबको इससे। सर मुझे सूद मिलेगा। सबकी बेटा एक न्यूट्रल अप्रोच यही होती है, सबकी न्यूट्रल अप्रोच बेटा यही होती है। लेकिन सर यहाँ पर सिचुएशन पता है क्या बनी? यहाँ पर सिचुएशन ये बनती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बैंक में नहीं रख रहा पैसा, तो लाजमी सी बात है मैं कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वो पैसा जो है बेटा मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सर यहाँ इन्वेस्ट करने से मैंने क्रेन में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने क्रेन में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है,
जिसकी वजह से बेटा ये वाला इंटरेस्ट मैंने लूज़ कर दिया, ये वाला इंटरेस्ट मैंने लूज़ कर दिया, तो सर यही मेरी इसकी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो सर इस पे क्या होता है कि एक तो बेटा ये तरीका है, दूसरा ये है बेटा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नॉर्मली हम लोग ना बैंक से कर्जा लोन की सूरत में ले रहे होते हैं, हम लोन ले रहे होते हैं बेटा। लोन को रीपे करने के लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो इंटरेस्ट बेटा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, असल में ये वो आपके पास पे बैक है जो कि हम लोन की सूरत के अंदर लोन के अगेंस्ट दे रहे हैं। तो बेटा इन सूरत के अंदर हम कह सकते हैं कि जो रिवॉर्ड है बेटा वो आपके पास इंटरेस्ट है। द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ बोरोड मनी, फाइनेंशियल एसेट, फिजिकल एसेट्स, ये इसका बन जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन बेटा हम बात करते हैं लेबर की। सर लेबर आपके पास ह्यूमन एफर्ट्स हैं बेटा, ह्यूमन नहीं है। हम लेबर में इंसान को यूज़ कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार ये जो इंसान है ये लेबर है। मैं अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल एज ए लेबर जा रहा हूँ, मुझे अगर कहीं पे लेबर कंसीडर किया जा रहा है बेटा, तो वो मेरी स्किल्स को कंसीडर किया जा रहा है। अगर मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में बेटा टीचिंग करता हूँ, मैं PRC 3 पढ़ाता हूँ, तो बेटा PRC 3 की सर्विसेज जो है वो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के काम की हैं, वो उन रिसोर्सेज के अंदर मेरी सर्विसेज को यूज़ करेगा। उसको मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी एफर्ट्स हैं, जो मेरी स्किल्स हैं बेटा, वो एज ए रिसोर्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, किस चीज़ के रिसोर्स के ऊपर कि भाई वो जो आपने प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज देनी है बेटा उसके अंदर। देखिए लेबर असल में होता है क्या, इट इज़ अ मेंटल और फिजिकल एफर्ट है। या तो मैं क्या कहते हैं मजदूरी कर रहा हूँ कहीं पे, या फिर कहीं ऑफिस के अंदर बैठ कर बेटा मैं अपने क्या कहते हैं एडवाइसेस वगैरह आप लोगों को दे रहा हूँ। एक्सर्टेड बाय अ ह्यूमन बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द रिटर्न फॉर अ रिवॉर्ड। ठीक है, कि किसी भी रिवॉर्ड के अगेंस्ट बेटा मैं जो आपके पास अपनी ह्यूमन या सॉरी मेंटल या फिजिकल एफर्ट्स लगा रहा हूँ बेटा, वो सारी की सारी लेबर के अंदर आती हैं। देखिए नेचर वाइज अगर मैं चलूँ बेटा, इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। सर लेबरर वो बंदा होता है बेटा वो जो अपनी ह्यूमन एफर्ट्स लगा रहा होता है। मैं अगर सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं लेबरर के अंदर काउंट होऊंगा। ठीक है, और जो मेरी स्किल्स हैं बेटा वो लेबर का पार्ट बनेगी। तो मुझे मेरी स्किल्स से बेटा सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए बेटा एक दूसरे की जगह पर इनको यूज़ कर रहे होते हैं। द पर्सन जो वहाँ पर स्किल्स दे रहा है बेटा, एफर्ट्स लगा रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो लेबरर है। और जो उसकी एफर्ट्स हैं, परफॉर्मेंसेज है बेटा, वो आपके लेबर के अंदर काउंट होंगी। द एक्ट ऑफ लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। अब मेरी जो टीचिंग है बेटा, मैं कहीं खड़ा होकर करवा रहा हूँ बेटा, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, और सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन प्रोवाइडिंग इट। ठीक है सर, क्वांटिटेटिवली बेटा इंप्रूवमेंट कैसे है सर, इंक्रीज कर देते हो लेबर सप्लाई। ठीक है, आपकी आबादी बढ़ जाए आपके मुल्क की। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल आपके पास ज़्यादा हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल आबादी आपकी नहीं बढ़ पा रही तो बेटा ओवर्स आप बढ़ा दो, तो उससे भी आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी। सिंपल सी बात है। मुझे फॉर एग्जांपल 5 to 9 बुलाया जा रहा था, अब मेरी जगह कोई और बंदा नहीं आ सकता। इन्होंने क्या किया बेटा, 5 to 11 कर दिया। 2 घंटे बेटा मेरे सर्विसेज अब ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बेटा देखें नंबर्स बेटा ओवर्स के बढ़ना शुरू हो गए। सर लेबर सप्लाई फॉर एग्जांपल 5 to 9 अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो अब आगे भी अगर ज़रूरत है इन सर्विसेज की, तो मेरी जगह किसी और को हायर कर लें बेटा, उससे लेबर सप्लाई भी आपकी बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स और द टोटल आवर्स वर्कड, दिस इंक्लूड्स पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन रेट्स और नेट इमिग्रेशन। पॉपुलेशन बेटा आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, नेट इमिग्रेशन आपके पास, नेट इमिग्रेशन के अंदर बेटा कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो आपके ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू जितने लोग आपके मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो अल्लाह ताला हम पे आसानी फरमाए, तो हमारे लोग ज़्यादा छोड़ कर जा रहे हैं बेटा, तो नेट इमिग्रेशन हमारा अच्छा नहीं है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाहर से लोग, मतलब बाहर से लोग अगर 2 आपके मुल्क में आ रहे हैं तो 10 आपका मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी क्वांटिटेटिवली बेटा इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रही, जिससे आपके क्वांटिटेटिवली बेटा आप इंप्रूवमेंट्स के बजाय आप नीचे की तरफ जा रहे हो। अगर मैं क्वालिटेटिवली बेटा इंप्रूवमेंट्स के ऊपर जाता हूँ, तो बेटा इसमें आपके पास क्या होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल अपनी लेबर को बेटा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अच्छी एजुकेशन दी जाए। ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया है तो बेटा उनको मौके दिए जाएँ कि वो मास्टर्स करें, वो PhD की तरफ जाएँ। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाए बेटा उनको, उनकी हेल्थ का ख्याल किया जाए। 5 to 9 अगर उनकी जॉब है तो बेटा मेंटली स्ट्रेस उनको ना दिया जाए। उससे क्या होगा, मेंटली बंदा अगर सुकून से होगा तो बेटा इजीली वो अपने पास आपकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिव नेचर की बेटा आपको चीज़ें ला कर दे सकता है वो। रिवॉर्ड्स की बेटा बात करता हूँ तो बेटा वेजेस लेते हैं लोग, दिहाड़ी। ठीक है, या फिर आपके पास फॉर एग्जांपल मंथली बेसिस के ऊपर इनको सैलरीज पे की जाती हैं, इनको कमीशन दिया जाता है या बोनस दिए जाते हैं बेटा, इसके अगेंस्ट ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। सर स्टेटस क्या है बेटा, एक्टिव फैक्टर है। सर एक्टिव फैक्टर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको किसी और चीज़ की खास एज सच नीड नहीं है।
देखो, मैं अभी आप लोगों को लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए बेटा मेरे पास एक पेन है, एक लैपटॉप है, इंटरनेट चाहिए बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आई कैन से मुझे ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास ना हो और स्टिल बेटा मैं ये सर्विसेज़ जनरेट कर रहा हूँ? बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा हो जाऊँ और आप सबको बुलाऊँ, ठीक है? और मैं किसी चीज़ की मदद के बगैर ही बेटा मैं आप लोगों को सर्विसेज दूँ, बेटा ईज़िली पॉसिबल है, ठीक है? तो इसलिए बेटा ये आपके पास एक्टिव फैक्टर है। इनिशिएटिंग फैक्टर दैट यूटिलाइज़ेज़ एंड कंबाइन्स द अदर 3 फैक्टर्स। सर ये वो फैक्टर है जो अदर 3 फैक्टर्स को बेटा कंबाइन भी करता है, उनको यूज़ भी करता है। और अगर वो ना भी हों तब भी बेटा ये अपना आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो आप इसको। देन वी हैव बेटा एंटरप्रेन्योरशिप, द ऑर्गेनाइज़र, ठीक है? ये आपके पास लेबर का ही पार्ट है बेटा, जिसको आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर डाला हुआ था। सर ये अब आपके पास क्या होता है बेटा? ये अब आपके पास क्या होता है? सर ये ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप बेटा आपके पास स्किल्स हैं, जो सेठिया स्किल्स जिसको कहते हैं, जिसको मेमन अप्रोच भी आप लोग कह रहे होते हैं। इधर स्पेशलाइज्ड ह्यूमन स्किल्स इन्वॉल्विंग द फंक्शन ऑफ इनोवेट करता है बेटा, कुछ ना कुछ नया ला रहा होता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है, फिर मैनेज करता है बेटा उसको, एंड रिस्क बेरिंग टू कोऑर्डिनेट द अदर 3 फैक्टर्स इनटू अ वेरिएबल प्रोडक्टिव यूनिट। सर बिजनेसमैन जितने भी होते हैं बेटा, वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ ला रहे होते हैं मार्केट के अंदर। भैया अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, सर पेट्रोल दुनिया से ख़त्म हो रहा है, तो मैं BYD वाला जो एक बंदा है, उसने कुछ नया इनोवेट किया होगा कि अब हम लोग एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, पावर की मदद से या बैटरी की मदद से एक काम करते हैं, हम कुछ नया मार्केट के अंदर ले आते हैं। फिर उसने क्या किया होगा, उसी की मदद से कि BYD के कॉन्सेप्ट की मदद से बेटा उसने एक लैंड एक्वायर की होगी, उसने उसी की मदद से बेटा वैसे इंजीनियर्स अपने पास लाया होगा और कैपिटल्स वगैरह खड़े किए होंगे। फिर उसने उनको मैनेज भी किया होगा, फिर एक रिस्क बेयरिंग करके उसने प्रोडक्शन करके बेटा मार्केट में उन चीज़ों को लाया होगा। सर ये एक ही बंदा करता है, वो आपके पास एंटरप्रेन्योर जो होता है, इसलिए इसको बेटा एंटरप्रेन्योर कहते हैं, इज़्ज़त भी की दी जाती है और सबसे ज़्यादा बेटा एन्जॉय भी यही बंदा करता है अगर आपकी जो इनोवेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। फंक्शन क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट करता है एंड इनोवेट करता है। सर ये कैटलिस्ट है, पढ़ा था बेटा कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट देखें वो चीज़ होती है, एक ऐसा ही है, फॉर एग्जांपल आपके पास जरासीम होता है जो किसी प्रोसेस का पार्ट बनता है, ठीक है? उस प्रोसेस को बेटा बूस्टअप करता है और जब वो काम हो जाए ना फिर वो वापस बाहर निकल जाता है वो, ठीक है? दैट कंबाइंस द पैसिव फैक्टर विद द एक्टिव टू जनरेट न्यू वैल्यू, ठीक है? कि भाई जो पैसिव फैक्टर्स जो हैं, लैंड कैपिटल हो गया, उसको एक्टिव फैक्टर्स की के साथ कंबाइन करते हैं ताकि वैल्यू जनरेट की जाए, कुछ ना कुछ नया लाया जाए, ठीक है? रिस्क बेयरिंग होता है बेटा, बेयर द रेजिडुअल रिस्क। सर रेजिडुअल रिस्क क्या होता है? मतलब बचा कुचा इस बेचारे को मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर BYD वाले की एग्जांपल ली मैंने, सर BYD वाले ने क्या किया होगा बेटा? लैंड एक्वायर की होगी, ठीक है? BYD वाले ने बेटा लेबर एक्वायर किया होगा, सर BYD वाले ने बेटा कैपिटल एक्वायर किया होगा बेटा। इसने फॉर एग्जांपल आखिरी खुद है बेटा, सर इसने फॉर एग्जांपल 1000 रुपये कमाए ना अगर, तो सर सबसे पहले रेंट वाले को बेटा उसका कर्ज, उसका रेंट पे, लैंड वाले को बेटा रेंट पे करेगा वो, सर 400 रुपये ये बंदा ले जाएगा। एग्जाम्पल बेटा पिक कर रहे हैं, ठीक है? इंटरेस्ट वाला बेटा 100 रुपये ले जाएंगे। अब सर अगर कुछ बचता है ना 200 रुपये, तो बेटा इसकी जेब में जाएगा। तो मतलब ये रेजिडुअल रिस्क ले रहा है ये बंदा, कि पहले बाकियों की जेब भरेगा फिर अपनी जेब भरेगा ये, ठीक हो गया? सर क्वांटिटेटिवली बेटा इसमें इंप्रूवमेंट्स क्या है? सर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बेटा आपको इंप्रूव हो सकते हैं, लाइक SCCP जो आपका इदारा है आपके मुल्क के अंदर। सर SCCP का काम क्या है बेटा? जितने भी आपकी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होना चाहती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यही देख रहा होता है इदारा। सर वो अगर अपने लिए आसानी करेगा, वो अपने फॉर एग्जांपल यूज़र के लिए चीज़ें आसान बनाएगा, तो लाजमी सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? सर क्वालिटेटिवली बेटा इंप्रूवमेंट्स कैसे लाई जा सकती है कि सर इन लोगों के ऊपर काम किया जाए, इन लोगों को मौके दिए जाएँ, टैक्सेस कम कर दिए जाएँ इनके ऊपर, ठीक है? तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैंड काम करेंगे। लाइक इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर सबसे अच्छा काम पता है क्या किया था? उसने जितने भी आपके पास ऐसे लोग थे जो कि फ्रीलांसिंग करते थे, सर उसको उसने 1% टैक्स पे ले आया। 1% टैक्स के ऊपर ले आया कि भाई देखो, आप 100 रुपये कमा रहे हो, 1 रुपया हमें दो, 99 रुपीज़ आप अपने पास रखो। सर डॉलर में 99 रुपीज़ अगर मैं अपने पास रख रहा हूँ, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ भागे, ठीक है? उससे उनकी क्वालिटी बेटा इंप्रूव हुई, पढ़ा लिखा बंदा फ्रीलांसिंग की तरफ गया, गवर्नमेंट को भी पैसे मिल रहे थे, उनको भी पैसे मिल रहे थे। सर रिवॉर्ड बेटा इसका प्रॉफिट है, ठीक है? सर ये अब आपके पास देखें रिसोर्सेज थे, ये अब आपके पास क्या थे बेटा? रिसोर्सेज थे। यहाँ तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी का कोई सवाल है तो बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है और हमारे पास ग्रुप में भी पूछ सकता है। अगेन ग्रुप का बेटा लिंक मैंने दिया हुआ है। डन हो गया बेटा। अब हम लोगों ने बेटा सारी चीज़ें पढ़ ली डेफिनेशन की कि भाई आपके पास डिसीजन मेकिंग के अंदर रिसोर्सेज जो हैं बेटा वो भी पढ़ ली है, डिसीजन मेकिंग के अंदर बेटा वांट्स हैं बेटा वो भी पढ़ ली है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इकोनॉमिक एजेंट्स। सर इकोनॉमिक एजेंट्स आपके पास क्या होते हैं बेटा? एजेंट्स क्या चीज़ है? एजेंट्स सर जो किसी के बिहाफ पे काम करें। एजेंट्स के अंदर बेटा आपके पास एक्टर्स भी इनको कहा जाता है, ये दे आर डिसीजन मेकर्स भी इनको बेटा कहा जाता है। ये आपकी इकोनॉमी। इकोनॉमी बेटा क्या चीज़ है? जहाँ पर आपकी इकोनॉमिक्स वर्क कर रही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान इटसेल्फ एक इकोनॉमी है बेटा, ठीक है? पाकिस्तान एक पूरी इकोनॉमी है, ठीक है? तो इस इकोनॉमी की बेटा ये लोग एक्टर्स हैं, लाइक एक्ट कर रहे होते हैं वैसे कंज्यूमर के बिहाफ के ऊपर, फर्म के बिहाफ के ऊपर, एंड यही लोग बेटा डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। अब सर ये 4 किस्म के हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 1 इज़ हाउस होल्ड, इसको बायर्स भी कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ खरीदने जा रहे हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ खरीदने जा रहे हो, तो बेटा आप इस बॉक्स का पार्ट बनोगे। अब आपका बिहेवियर इस नेचर के हिसाब से होगा, आप सारी चीज़ें बेटा इसी के हिसाब से आप डिज़ाइन करोगे। सर इनको कंज़म्पशन यूनिट्स भी कहते हैं, ये लोग कंज़्यूम कर रहे होते हैं बस, ठीक है? ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ कंज़्यूम कर रहे होते हैं। तो मतलब जब आपके आस-पास के जितने भी लोग हैं, जब वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ खरीदने जा रहे हों, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंज़्यूम करने जा रहे हों, सिर्फ़ और सिर्फ़ घरेलू चीज़ें बेटा कर रहे हों, बेटा वो सारे के सारे इस बॉक्स का पार्ट बनते हैं। दे आर एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अर्न इनकम बाय वर्किंग एज ए लेबर। नॉर्मली बेटा ये लोग एज ए लेबर काम कर रहे होते हैं, तो उससे जो आपके पास वेजेस या सैलरीज आती हैं उसको बेटा आपके पास एज ए बाइंग करने के लिए, ठीक है, ग्रॉसरी बाय करने के लिए, सारी की सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ को बाय करने के लिए बेटा आप लोग कर रहे होते हो। मीन्स के मार्केट के अंदर जो खरीदने वाला बंदा है उसको बेटा हाउस होल्ड की कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। देन वी हैव फर्म्स और प्रोडक्शन यूनिट्स, जिसको सेलर्स भी कहते हैं। सर उसी मार्केट के अंदर, उसी बाजार के अंदर बेटा जो बेचने वाला है, जो दुकानदार है बेटा, सर जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी फॉर एग्जांपल कंपनी वाले हैं, जितने भी अपने पास कारखाने मशीनों वाले हैं, सर वो सारे के सारे इस दूसरे डब्बे का पार्ट बनते हैं बेटा। सर ये प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इनपुट फैक्टर्स, रिसोर्सेज को बेटा यूज करके आप गुड्स और सर्विसेज को बेटा प्रोड्यूस करते हो। इनका एम क्या होता है बेटा? प्रॉफिट जनरेट करना होता है इन्होंने, ठीक है? कार मैन्युफैक्चर हो गए, लोकल बेकरीज हो गई और टेक कंपनीज हो गई बेटा, ये सारे के सारे क्या करते हैं सर? इन्होंने सब बेटा रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है? और बदले में बेटा इनको प्रॉफिट मिल रहा होता है। देन बेटा आपके पास चीज़ें आती हैं गवर्नमेंट, स्टेट और इकोनॉमिक बॉडीज। सर प्रोमोट करते हैं सोशल वेलफेयर को थ्रू टैक्स फंडेड सर्विसेज। सर टैक्स आवाम से कैलकुलेट करते हैं बेटा ये लोग, ठीक है? और उनको कैलकुलेट करने के बाद हम भी ये मानते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, वो आवाम की वेलफेयर के ऊपर, आवाम की फॉर एग्जांपल फलाह बहबूद के ऊपर बेटा ये लोग काम कर रहे होते हैं। सर ये लोग क्या करते हैं? स्कूल्स बनाते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम्स बनाते हैं, लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह गवर्नमेंट के, सर रोड वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है? इस तरह के बेटा जितने भी लोग हैं सारे इसके अंदर का आपके पास आते हैं। सर इसको गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्टेट भी कहा जाता है, गवर्नमेंट बॉडीज भी बेटा कहा जाता है। देन वी हैव फॉरेन ट्रेडर्स। सर एक्सचेंज करते हैं बेटा गुड्स एंड सर्विसेज की बिटवीन इकोनॉमीज, लाइक पाकिस्तान एक इकोनॉमी है, इंडिया दूसरी इकोनॉमी है, चाइना तीसरी इकोनॉमी है, ठीक है? सर जब हमारे पास मसला होता है, जब लाइक हमारे पास टमाटर ख़त्म हो जाता है तो हम इंडियन इकोनॉमी से बेटा मंगवा लेते हैं। तो जो लोग बेटा मंगवाते हैं वो इम्पोर्ट करते हैं बेटा, वो सारे के सारे इसका पार्ट बने हुए होते हैं, ठीक है? अब सर मुझे कोई ना कोई मशीनरी चाहिए, तो अगर मैं चाइना से मशीनरी ला रहा हूँ बेटा तो भी मैं इसी का पार्ट बन रहा हूँ, ठीक है? और अगर सर मैं यहाँ पर जैसे आर्टिस्टिक बेटा आपका एक ग्रुप है, आर्टिस्टिक एक कंपनी है बेटा, वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट कर रही होती है यूरोप के अंदर, अमेरिकस के अंदर। सर ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं बेटा वो भी इसी का पार्ट बनते हैं, ठीक हो गया? तो सर ये आपके पास हो गए इकोनॉमिक एजेंट्स। तो यहाँ पर बेटा मैं अपनी डेफिनेशन पूरी कर रहा हूँ। सर इस डेफिनेशन को अभी अगर मैं वापस जाके पढ़ता हूँ सर, मुझे अब समझ में आ जाएगा कि अब असल में था क्या। अब ज़रा मैं कंक्लूड करता हूँ बेटा इन इकोनॉमिक एजेंट्स को। देखें ये आपकी है इकोनॉमी। इकोनॉमी बेटा आपके पास क्या है? इकोनॉमी आपके पास ये है कि लाइक पाकिस्तान की जो पूरा मुल्क है बेटा, ये एक इकोनॉमी है। इसको डिवाइड कर दिया बेटा मैंने, इसको डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। हाउस होल्ड, फर्म, बेटा मेरे पास गवर्नमेंट, एंड मेरे पास इंटरनेशनल ट्रेडर्स, ठीक हो गया? बेटा अगर मैं हाउस होल्ड और फर्म की बात करता हूँ, सर मैं हाउस होल्ड और फर्म की डिसीजन मेकिंग की बात करता हूँ, सर इसको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देता हूँ। इसको बेटा आप लोग क्या कहते हैं? इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स,
इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन सर अगर मैं चारों की बात करता हूँ, ठीक है, एग्रीगेट लेवल के ऊपर मिलाकर बेटा मैं बात करता हूँ, दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ तक बेटा क्लियर है? ठीक है। अब देखें मैं उस डेफिनेशन को बेटा दोबारा पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब आपको रिसोर्सेज भी समझ में आ गया होगा, नीड्स एंड वांट्स बेटा समझ में आ चुकी हैं। एंड जरा इसको देखें, दोबारा पढ़ते हैं। सर देखें शायर इसमें क्या कह रहा है बेटा, शायर इसमें देखें क्या कह रहा है, शायर इसमें क्या कह रहा है बेटा, देखें सिंपल सी बात है। शायर इसमें ये कह रहा है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस डेट स्टडीज हाउ इकोनॉमिक एजेंट्स, सर ये चार इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करता है, मेक डिसीजंस। कि सर वो जो आपके पास इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं बेटा, ये इकोनॉमिक्स कहलाता है। अगर मैं हाउस होल्ड और फर्म की बात करता हूँ तो बेटा इसकी इसी की दो टाइप्स बनती हैं, एक माइक्रो बन जाती है, ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल चारों की बात करता हूँ तो बेटा वो मेरे पास मैक्रो बन जाती है। सर इसी की इकोनॉमिक एजेंट्स की बेसिस के ऊपर आपके पास बन रहा होता है, ठीक है। सर दूसरा मेरे पास इसके अंदर अहम चीज़ क्या थी बेटा, दूसरा ये थी कि जो रिसोर्सेज हैं दे आर स्कार्स इन नेचर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर ये मेरे पास हमेशा कम होते हैं और ये हमेशा मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो वांट्स तो बेटा आप लोग पढ़ चुके हो, रिसोर्सेज भी आप लोग पढ़ चुके हो। सर यहाँ तक मेरी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। किसी का सवाल है तो बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सर मैं एक काम करता हूँ, बेटा, ये जो आपके पास थ्योरी वाली चीज़ें हैं वो हम एक साइड पे कर देते हैं। सर ये आपके पास इंपॉर्टेंट एरिया है, स्कैरसिटी चॉइस को मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों के पास बना दूंगा। जो बोरिंग एरिया पहले उसको साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा आपके पास है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब आपके पास क्या है बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बेटा आपके पास क्या होते हैं, देखें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज आपके पास कम है। रिसोर्सेज जो पढ़ लिए दे आर स्कार्स इन नेचर, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, दे आर स्कार्स इन नेचर। अब सर उन रिसोर्सेज की मदद से बेटा आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो इकोनॉमिक मीन्स आपकी इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या हो सकता है सर, scarcity of resources is our main economic problem which raises three main economic questions। सर तीन इकोनॉमिक क्वेश्चन बेटा कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेटा प्रोड्यूस क्या करना है। सबसे पहला सवाल बेटा आप लोगों के पास यही आता है कि भाई देखो जिसकी मदद से प्रोड्यूस करना है ना, वो रिसोर्सेज हमारे पास कम है, पैसे मेरे पास कम है। अब उसको इस्तेमाल कहाँ करना है कि भाई क्या हम प्रोड्यूस करें, हमें क्या प्रोड्यूस करें कि जिसकी मदद से हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। विच गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन वट क्वांटिटी गिवन द स्कैर्स रिसोर्सेज। कि भाई कम रिसोर्सेज होते हुए हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहला बेटा आपके पास क्वेश्चन ये अराइज होता है। सर फिर दूसरा आपके पास होता है हाउ टू प्रोड्यूस, सर हमें प्रोड्यूस कैसे करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें प्रोडक्शन हमेशा दो तरीक़ों से होती है, या तो लेबर इंटेंसिव होती है या फिर आपके पास कैपिटल इंटेंसिव होती है। मीन्स या तो आप मशीनरी की मदद से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हो या फिर आप लेबर की मदद से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हो, ठीक है। तो सर इसके हिसाब से अब आपने देखना है कि मुझे इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मेरी एफिशिएंसी कहाँ मैक्सिमाइज हो रही है, मैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। मतलब मेरी कॉस्ट जो है वो मेरे पास मिनिमाइज होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखें पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, सर अवाम बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉपुलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बरकत है बेटा पॉपुलेशन के अंदर। हर दूसरे बंदे को बेटा रोज़गार चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री के अंदर भी लोग कुछ काम करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। कम कॉस्ट के ऊपर, कम लेबर के ऊपर बेटा आप लोग तैयार हो जाते हो। लेकिन उसी के मुकाबले में अगर मैं कोई ऐसी मशीनरी ला कर रख दूँ वो तो बहुत महंगी है। क्यों? क्योंकि बाहर से आप इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उस पर टैक्सेस लगेंगे। तो आप करते हो यार लेबर से ही काम चला लो, ठीक है। लेकिन सर यूएस चले जाओ, आप यूके चले जाओ, रशिया चले जाओ, चाइना चले जाओ, ठीक है। चाइना की अपनी लेबर सस्ती है बट स्टिल बेटा मैं इसको काउंट इसलिए कर रहा हूँ, वहाँ मशीनरी बहुत ज़्यादा है। तो सर वहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि यार मुझे इस चीज़ को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मुझे मशीनरी से कर पाऊँगा और उस पर कम कॉस्ट लगेगी, या लेबर को यूज़ करके मेरी कम कॉस्ट लगेगी। तो उसकी बेसिस के ऊपर बेटा आप डिसाइड करते हो कि आपको लेबर यूज़ करनी है कि मशीनरी यूज़ करनी है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब फिर दूसरा आपके पास सवाल पैदा होता है कि प्रोड्यूस करना किसके लिए बेटा, किसके लिए प्रोड्यूस करना है आपको, ठीक है। कि लाइक मेरे पास जो टारगेट ऑडियंस है, मेरी जो पॉपुलेशन है जिसको मुझे करना है भाई, वो फॉर एग्जांपल कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। कि भाई डिस्ट्रीब्यूट किन में करना है, हु विल बी द पोटेंशियल बायर्स, मुझे पोटेंशियल बायर को पहचानना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई फॉर एग्जांपल सेल मी दिस पेन तो सर किसी को भी मैं पेन चिपकाता हुआ ना फिरूं, मुझे सबसे पहले पोटेंशियल बायर ढूंढना है यार किसको पेन की ज़रूरत है।
ठीक है? एक स्टूडेंट को पेन की ज़रूरत है, तो मैं मार्केट में जाके मैं देखूँगा कि भाई मेरे पास जो यहाँ पर पोटेंशियल बायर है, उसकी परचेज़िंग कैपेसिटी क्या है? उसको किस टाइप का पेन चाहिए? तो उसकी बेसिस के ऊपर बेटा बैठकर मुझे ये तीनों के तीनों जो फॉर एग्ज़ाम्पल है, मुझे डिसीज़न मेकिंग करनी है। तो इसकी बेसिस के ऊपर इन 3 सवालों को बेटा एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनता है। सर कानून बनाए जाते हैं, एक प्रॉपर तरीके से बेटा पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि इन तीनों चीज़ों को एड्रेस कर रहा होता है। देखें, इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर अगर मैं जाऊँ बेटा, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बाय विच सेंट्रल इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड। सर ये तीनों क्वेश्चन एड्रेस किए जाते हैं, ठीक है? इसमें बेटा आप लोग डिसाइड करते हो कि भाई प्रोडक्शन क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। इट आल्सो डील्स विद द एफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लैंड, लेबर एंड कैपिटल रिसोर्सेज। सर अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इन तमाम चीज़ों को। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर बैठकर आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भैया अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है? इसी की बेसिस के ऊपर बेटा आपके पास 3 मेन आपके पास इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। एक कैपिटलिज्म है बेटा, ये इन तीनों सवालों को अलग तरीके से देख रहा होता है। सोशलिज्म अलग से तरीके से देख रहा होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी बेटा अलग तरीके से देख रही होती है। एक बेटा आपके पास एडिशनल है जिसको आप लोग इस्लामिक भी कहते हो, ठीक है? वो भी हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सर तीनों के अंदर देखो बेटा, एक आपके पास है फ्री मार्केट और लेसेस फेयर इकोनॉमी। सर एक फ्री मार्केट है, ठीक है, जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है, ठीक है? तो कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि जितने भी बेटा इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, लाइक ये तीनों जो आपके पास ऊपर सवाल किए गए हैं, सर इन तीनों का जो जवाब होता है कि इन तीनों के अंदर भी क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है बेटा, ये वो कहता है कि ऐसी इकोनॉमी के अंदर, ऐसे सिस्टम के अंदर मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड कर लेती हैं। लाइक जो खरीदने वाला है उसको क्या चाहिए बेटा, तो बेचने वाला उसके हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। कोई बाहर से गवर्नमेंट वगैरह या किस तरह की कोई बॉडी बेटा इसके अंदर आपके पास पार्टिसिपेट नहीं करती। लाइक कनाडा की एग्जांपल ले लें सर, आवाम ही सोच रही होती है। चिली के अंदर, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, आवाम ही सोच रही होती है उसने क्या प्रोड्यूस करना है, और वो अपने बेटा बायर के हिसाब से देख रहे होते हैं। देन वो यह बेटा सोशलिज्म, इसके अंदर बेटा कमांड होती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है बेटा, गवर्नमेंट बैठ के सोचती है, डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है? सर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो सेंट्रल प्लान बॉडी बेटा आपके पास कर रही होती है। नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, फिनलैंड हो गया। देन वी हैव फिक्स्ड इकोनॉमी। सर इसके भी कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, इसके भी कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे। सर इसके कुछ नुकसान भी होंगे बेटा, दोनों के। तो सर दोनों के फ़ायदे उठाकर बेटा आपके पास एक और सिस्टम बनाया जाता है जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जो कि नॉर्मली आपके पाकिस्तान में भी चल रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट फोर्सेज एंड सेंट्रली प्लान। सर स्वीडन हो गया, फ्रांस, यूके, यूएस हो गया, चाइना हो गया, नेदरलैंड्स हो गया बेटा, ये सारी की सारी आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं। ऐ ज़रा बारी बारी इनको पढ़ते हैं। सर कैपिटलिज्म क्या होता है बेटा? कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम ड्राइवन बाय द मार्केट फोर्सेज वेयर इंडिविजुअल एंड फर्म्स मेक डिसीजंस थ्रू सप्लाई एंड डिमांड इन अ फ्री मार्केट। सर फ्री मार्केट के अंदर बेटा आप लोग काम कर रहे होते हो, ठीक है? कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि भाई क्या बनाया क्या नहीं बनाया। आप देखते हो मार्केट के अंदर बेटा किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, आप उसके हिसाब से प्रोडक्शन अपनी बढ़ा देते हो, ठीक है? और मार्केट में फॉर एग्जांपल किस चीज़ की, मतलब आपका कंज्यूमर क्या नहीं चाह रहा, उसके हिसाब से आपकी डिमांड आप कम कर देते हो। इट प्रमोट्स अ लेसेस फेयर अप्रोच। सर लेसेस फेयर अप्रोच ये होती है बेटा, लीव अस अलोन, कि मतलब इस कैपिटलिज्म के अंदर दो ही बंदे होते हैं, एक आपके पास बायर है, एक आपके पास बेटा सेलर है। लेसस फेयर अप्रोच का बेटा मतलब ये है कि भाई एडम स्मिथ की तरफ से बेटा ये आपके पास थ्योरी थी। एडम स्मिथ ने कहा था कि लीव अस अलोन, मतलब उसने कहा था कि इन दो के अलावा जो गवर्नमेंट है बेटा उसको आप इन्वॉल्व नहीं करो इसके अंदर। और गवर्नमेंट को कहा था बेटा आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, आप सुकून से बैठ के अपनी गवर्नमेंट चलाओ। हमारी इस इकोनॉमिक्स चीज़ों के अंदर बेटा आपने मार्केट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, किसको क्या बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। नहीं भाई, कैपिटलिज्म के अंदर मार्केट की आवाम की मर्जी होती है। मीनिंग मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बेटा आपके पास ये होता है कि भाई दूर से खड़े होकर सिर्फ आपने देखना है, आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, आपने किसी को मारना नहीं है कि भाई क्या किया क्या नहीं किया। दूर से खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ आपने देखते रहना है कि यहाँ पे आपकी मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है? विद द गवर्नमेंट रोल लिमिटेड टू इंश्योरिंग पीस सिक्योरिटी। कहीं पे कोई फड्डा वड्डा होता है तो आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? लीगल आपके पास फॉर एग्जांपल कोई फ्रेमवर्क, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई ब्रीच करता है बिजनेस के अंदर, उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज कैपिटलिज्म के अंदर आप पार्टिसिपेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सर की फीचर्स क्या है बेटा? प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। सर प्राइसेस आर सेट बाय सप्लाई एंड डिमांड, कि भाई कौन सी चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसकी सप्लाई के हिसाब से आप देख रहे होते हो, ठीक है? कभी कभार ऐसा होता है बेटा, लोग फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे होते हैं। लाइक अभी 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 मैंने टम्बलर की एग्जांपल बेटा मैंने लास्ट उसमें दी थी। टम्बलर बेटा एक आपके पास बॉटल्स है, बच्चियाँ यूज़ कर रही होती हैं, आपकी भी बहनें यूज़ कर रही होंगी बेटा। अब सर उसकी डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा है, तो लाजमी सी बात है जब सप्लायर्स देखेंगे कि यार लोग इसको चाह रहे हैं,
तो उसकी सप्लाई भी बढ़ा देंगे। अब सर प्राइस कैसे डिसाइड होती है? सर प्राइस आपके पास डिसाइड ऐसे होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ को चाहने वाले ज़्यादा हैं और मार्केट के अंदर कम लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ कीमती हो जाएगी। तो उसकी स्कैरसिटी प्रोड्यूस होगी, उसकी स्कैरसिटी होगी, तो वो जब आपके पास स्कैरसिटी होगी किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल आपके पास कमी होगी, उससे आपके पास सिचुएशन आपके पास ऐसी बन जाएगी, वो चीज़ महँगी हो जाएगी, ठीक है? और गवर्नमेंट का बेटा इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट आपके पास प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती। सही है। और अगर फॉर एग्जांपल आपकी जब चीज़ों के प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे, हम आने वाले चैप्टर के अंदर डिमांड सप्लाई में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिर जब एक क्या होता है, जब बायर फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर जाता है और बायर फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर जाकर उन चीज़ों को परचेज करने की कोशिश करता है, तो जो सप्लायर आपका है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो दोनों आपस में निगोशिएट करते हैं। तो सर निगोशिएट करने की बेसिस के ऊपर आपस में देखते हैं कि भाई जो एक प्राइस सेट हो जाती है, तो उसके ऊपर बेटा आप लोग प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं। सर फिर इसमें कंपटीशन होता है आपके पास। फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स compete फ्रीली, बेटा कोई उसके ऊपर रोकथाम नहीं है, आप इजीली compete कर सकते हो, वैल्यूज ऐड कर सकते हो, कुछ भी नया मार्केट के अंदर बनाकर ला सकते हो। इनकरेजिंग इनोवेशंस, नए नए दिमाग आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी नई नई वैल्यूज बेटा मार्केट के अंदर ला रहे होते हैं, ठीक है? सब फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है। इंडिविजुअल्स कैन स्टार्ट बिजनेस और चूज प्रोफेशंस फ्रीली विद इन लीगल लिमिट्स। आप कोई भी बेटा आप अपने पास बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको जो भी प्रोफेशन चूज करना है बेटा आप कर सकते हो, उसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं होता। सब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। इंडिविजुअल्स ओन एंड कंट्रोल रिसोर्सेज लाइक लैंड और फैक्ट्रीज, ठीक है? जितने भी आपके पास लोग हैं बेटा, वो ओन कर सकते हैं बेटा। आप अपने पास फॉर एग्जांपल चूज कर सकते हैं, ठीक है, लैंड को, फैक्ट्रीज को, ठीक है? फिर आपके पास बेटा आता है सेल्फ इंटरेस्ट। एवरीवन एम्स टू मैक्सिमाइज पर्सनल गेन। कैपिटलिज्म के अंदर हर बंदा अपना सोच रहा होता है, ठीक है? लाइक उसने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है? एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट्स बेटा सीख कर रहे होते हैं। वर्कर्स एम फॉर हाई वेजेस एंड कंज्यूमर हंट फॉर द डील्स। ठीक हो गया। सर इसी की बेसिस के ऊपर आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है जिस विच इज़ कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। सर कैपिटलिज्म के अंदर ये होता है कि भाई प्रोडक्शन आप लोग बढ़ा देते हो, ठीक है? तो प्रोडक्शन प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए ना काम बांट दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ठेले के ऊपर खड़ा हूँ और मैं पिज़्ज़ा बनाकर बेच रहा हूँ, सर पिज़्ज़े के लिए बेटा परचेजिंग भी मैं करूँगा, ठीक है? उसके लिए सामान वगैरह लाने के बाद बेटा प्रॉपर जो सेटअप होगा वो भी मैं लगाऊंगा, ठीक है? उसके अंदर बेटा मैं कुकिंग भी मैं कर रहा हूँगा, ठीक है? और उसके अलावा बेटा सेल्स भी मैं कर रहा हूँगा, ठीक है? मार्केटिंग भी बेटा मैं ही कर रहा हूँगा, एक बंदा बेटा कर रहा होता है। अब कैपिटलिज्म के अंदर बेटा क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन बेटा बढ़ जाती है, तो बेटा परचेजिंग के लिए एक बंदा आप हायर कर लेते हो, सेटअप के लिए बेटा एक और बंदा हायर कर लेते हो, कुकिंग के लिए एक बंदा हायर हो जाता है, सेल्स वाला बंदा हायर हो जाता है, मार्केटिंग वाला बंदा हायर हो जाता है, ठीक है? जो परचेजिंग वाला बंदा है उस बेटा उसको बाकी काम नहीं आते, जो बाकी जो फॉर एग्जांपल सेटअप वाला है, कुकिंग वाला है, उसको परचेजिंग नहीं आती। तो सर इसमें क्या होता है, आप पूरी फॉर एग्जांपल लाइफ टाइम जब आप एक इंडस्ट्री के अंदर होते हो इसमें, बेटा आप वही काम बार बार रिपीट करते जाते हो। उससे क्या होता है बेटा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लाइक मुझे फॉर एग्जांपल कुकिंग करने में जब मैंने पहला बर्गर फॉर एग्जांपल बनाया होगा एक कंपनी के अंदर, तो मुझे 2 घंटे लगे होंगे। लेकिन सर मैं जब बार बार बनाता जाऊंगा बेटा, ये 2 घंटे मेरे पास 30 मिनट्स पे भी आ सकते हैं, 30 मिनट्स पे भी आ सकते हैं। सर ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है? लेकिन सर नुकसान भी इसके बहुत सारे हैं। मैं एक ही काम पूरी ज़िंदगी करता जाऊँ बेटा, प्रोडक्टिव नेचर का तो होता है। सर कंपनी को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मैं बोर हो जाऊँगा, उसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर लोग स्विच करने की तरफ जाते हैं, ठीक है? तरक्कियाँ नहीं हो रही होती, ठीक है? खैर, DOL इज़ द मेथड वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ ब्रोकन डाउन इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर टास्क, ठीक है? परचेजेस वाले को अलग कर दिया, सेल्स वाले को अलग कर दिया, एंड ईच वर्कर परफॉर्म्स ओनली वन स्पेसिफिक टास्क। इंस्टेड ऑफ वन वर्कर मेकिंग अ होल प्रोडक्ट, मैनी वर्कर्स कंट्रीब्यूट अ स्मॉल पार्ट, ठीक है? मैंने कल एक रील देखी थी जिसके अंदर था कि BYD की फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग की पता नहीं चाइना के अंदर वो लोग 30 सेकंड के अंदर, बल्कि 3 मिनट के अंदर, पता नहीं 3 सेकंड के अंदर एक गाड़ी तैयार कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। सोचते हुए भी बंदा हैरान होता है। बट 30 सेकंड क्यों है? क्योंकि सर हर काम की बेटा उन्होंने पूरी सीरीज बनाई हुई थी पूरी वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर वो सारे बस फिट करते जा रहे थे। हर पूरे स्टेप के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ होता था, 30 सेकंड में गाड़ी तैयार, क्योंकि सोचते हुए भी बंदा वो होता है। तो उसमें क्या हुआ था बेटा, मैनी वर्कर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे एक स्मॉलर पार्ट के साथ। एक बंदे का काम क्या होगा, उसने हैंडल लगाना होगा, एक बंदे का काम बॉडी लगानी होगी, एक बंदे का काम क्या होगा, उसने सिर्फ सीट ही एडजस्ट करनी है, एक बंदे ने सिर्फ स्क्रू टाइट करने हैं, ठीक है? स्पेशलाइजेशन बेटा आ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ एन इकोनॉमिक एजेंट ऑन ए पर्टिकुलर टास्क और प्रोडक्ट फॉर विच दे आर बेस्ट सूटेड। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं बेटा हम लोग सोशलिज्म की तरफ। सर सोशलिज्म एक आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसमें बेटा आपके पास सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है
ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू प्रायोरिटाइज नेशनल वेलफेयर। सर इनका मेन काम बेटा नेशनल की वेलफेयर होता है, ठीक है। आप वेलफेयर के बारे में सोच रहे होते हो। अ सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ एंड हु गेट्स देम, ठीक है। इसमें बेटा कोई आपके पास प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। लाइक अगर मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूं बेटा, तो वहाँ पे किम जोंग जोंग पता नहीं अजीब सा नाम है बेटा, उसकी पावर चल रही होती है। वो सोच रहा होता है कि भैया मुझे पूरी मेरी आवाम को क्या करना चाहिए, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट बेटा डिसाइड कर रही होती है, सही है। और उसी की बेसिस के ऊपर अगर मैं फॉर एग्जांपल रशिया की एग्जांपल लूँ, लाइक कुछ टाइम पहले तक आपके मुल्क में ट्रैक्टर आते थे 2000 तक, वो रशिया से आते थे, तो सबकी शेप सेम होती थी, ठीक है। आपके पास रशियन अगर एसी घरों में आपके पास चल रहे होंगे बेटा, सबकी शेप सेम होती है। तो सर वहाँ पर एक ही बंदा बैठ कर डिसाइड कर रहा होता है सोशलिज्म के अंदर। सर इसमें नो प्राइवेट ओनरशिप होती है। द स्टेट्स ओन्स मोस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। स्टेट्स के पास नॉर्मली बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तकरीबन रिसोर्सेज बेटा स्टेट्स के पास होते हैं, एंड नॉट इंडिविजुअल्स। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सर कोई बंदा फॉर एग्जांपल आपके पास ओन नहीं कर सकता अपना घर, अब ये सारी की सारी चीज़ें नहीं सर। सर वो फॉर एग्जांपल आपके पास रिसोर्सेज को ओन कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं कर सकते। लाइक मेरे पास अगर मैंने फॉर एग्जांपल शादी कर ली है किसी ऐसी रियासत के अंदर, तो मुझे अलग से 120 गज का मकान दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी बड़े अफसर के बेटे ने भी किया बेटा, उसको भी 120 गज का मकान दे दिया जाएगा। उनके पास ऑनरशिप है, लेकिन सर उन रिसोर्सेज के ऊपर जो मेन ऑनरशिप होती है बेटा वो स्टेट की होती है। तो स्टेट अपनी मर्जी से बेटा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। इंडिविजुअल्स की मर्जी से नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर अगर आप कराची की एग्जांपल ले लें, कुरंगी के अंदर, तो बेटा मैं कुरंगी के अंदर रहता हूँ। यहाँ पर किसी का 500 गज का प्लॉट है, किसी का 200 गज का है, किसी का 150 गज का है, किसी का 60 गज का है, ठीक है। तो बेटा सोशलिज्म के अंदर सबके प्लॉट होते हैं, लेकिन बराबर नेचर के होते हैं, ठीक है। सेंट्रली बेटा प्लान इकोनॉमी है, दिस स्टार्ट्स प्लान प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टेट जो होती है बेटा वो डिसाइड करती है। लाइक सबसे पहले आपके पास प्रेसिडेंट होगा सॉरी बेटा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई प्रेसिडेंट होगा बेटा, वो सोच रहा होगा, उसके नीचे बेटा आपके पास वजीर होगा, ठीक है। ये इसको कम्युनिकेट करेगा बेटा, ये अपने पास कैबिनेट को कम्युनिकेट कर देगा कि भाई अब हमारा ये प्लान है, अब हमारा ये प्लान है। सर ये अपने पास नीचे पूरी जो इंडस्ट्री होगी बेटा, उसको ये लोग कम्युनिकेट कर देंगे। तो इसलिए बेटा इसको कहा जाता है कि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है बेटा ये, ठीक है। The state plans production and then distribution. Government decides how many cars or factories produce and where they are sold. सर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बेटा डिसाइड कर रही होती है। सर वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट का काम बेटा यहाँ पर वो नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे कैपिटलिज्म के अंदर बेटा प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। फूड्स हो गया, हाउसिंग हो गया बेटा, हेल्थ केयर हो गया बेटा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो गवर्नमेंट है बेटा वो अपनी फॉर एग्जांपल इन चीज़ों को पे काम कर रही होती है। सर कोई कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लाइक आपके पास हर बंदे का एक्सेस होता है टू जॉब्स के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। हर बंदे को बेटा प्रॉपर बराबर तरीके से चीज़ें मिल रही होती हैं। देन वी हैव बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। सर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर बेटा कंबाइन एलिमेंट्स है कैपिटलिज्म का भी और सोशलिज्म का भी। मैंने पहले ही कहा था बेटा दोनों का कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है। बैलेंस करता है बेटा प्राइवेट एंड पब्लिक कंट्रोल को, ठीक है। इट्स पॉपुलर इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस टू प्रमोट ग्रोथ वाइल एड्रेसिंग मेकिंग मार्केट फ्लॉज। सर कई जगह के ऊपर देखो आपको कुछ चीज़ें प्राइवेट की अच्छी लगी होंगी, कुछ चीज़ें बेटा आपको सोशलिज्म की अच्छी लगी होंगी। मिक्स्ड के अंदर क्या होता है बेटा, दोनों के आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स के अंदर बेटा जाऊँ, कैपिटलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पता आपके पास क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा होता है, बट द गवर्नमेंट इंश्योर्स फॉर फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सर कैपिटलिस्ट मिक्स्ड के अंदर दोनों सेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट को ज़्यादा आपके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं और आपके पास सोशलिज्म के पास कम डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। लाइक प्राइवेट कंपनी सुपर मार्केट रन करते हैं बेटा, गवर्नमेंट रेगुलेट्स फूड सेफ्टी। एंड सोशलिस्टिक के अंदर बेटा आपके पास ये होता है कि गवर्नमेंट के पास बेटा ज़्यादा आपके पास की इंडस्ट्रीज होती हैं, और दो चार बेटा आपके पास कैपिटलिज्म को भी दे दी जाती हैं। देखें मिक्स के अंदर अंदर बेटा सीन ऐसे चलता है। देखो अगर मैं कैपिटलिज्म के अंदर जाऊँ तो बेटा सारे के सारे जो सेक्टर्स होते हैं बेटा वो आपके पास आवाम के पास होते हैं। सोशलिज्म के अंदर सारे के सारे सेक्टर्स बेटा गवर्नमेंट के पास है। मिक्स के अंदर ये होता है कि अगर कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड है, तो सर अगर आपके पास 6 प्रोडक्शन यूनिट्स है ना, तो 6 में से 4 जो होंगे बेटा वो आपके पास आवाम के पास होंगे, और 2 जो होंगे बेटा वो आपके पास गवर्नमेंट ने रख लिए होंगे। और अगर आपके पास सोशलिस्टिक है तो सर उल्टा हो जाएगा कि 4 गवर्नमेंट ने रखे हुए होंगे और 2 फॉर एग्जांपल आपके आवाम ने रखे हुए होंगे, ठीक है। लाइक मैं अगर हथियार बनाने का अगर हिसाब किताब देखूँ पाकिस्तान के अंदर, तो वो आर्मी के पास है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर आर्मी के पास है, बाकी सर जितनी भी चीज़ें हैं बेटा वो आवाम के पास है। तो आप इसको कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आवाम ज़्यादा डोमिनेट कर रही है तो बेटा वो कैपिटलिस्ट है, और अगर आपको फील होता है कि हर एरिया के अंदर गवर्नमेंट आ चुकी है तो बेटा वो आपके पास सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी है। टाइम कम है, अदरवाइज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता इसको।
सॉरी सर, की फीचर्स के अंदर अगर हम चलते हैं सर, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्टर है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑपरेट टुगेदर, ठीक है, बता चुका हूँ। सर पर्सनल फ्रीडम होती है, पीपल कैन चूज व्हाट टू प्रोड्यूस और कंज्यूम विद सम गवर्नमेंट ओवरसाइट। अब आपने क्या करना है बेटा, वो अब आपकी मर्जी होती है मिक्स के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट का उसके ऊपर एक हल्का सा कैप लगी हुई होती है। लाइक अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान के अंदर आप देखोगे कि एक आपके पास एक भाई हैं ज़फ़र अब्बास करके। सर वो क्या करेंगे, जगह जगह के ऊपर जाके एक उनके हाथ में एक पर्चा होगा, और वो फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वालों को पकड़ रहे होंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे भाई ये रेट पे मिलना चाहिए, ये रेट पे मिलना चाहिए। अब सर सीन ये है कि उन फ्रूट वालों को बेटा फ्रीडम है, पर्सनल फ्रीडम है, आप जितने पे फॉर एग्जांपल बेचना चाहो बेच सकते हो, बट गवर्नमेंट ऊपर एक कैप लगा देती है कि यार इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है। ये इसको गवर्नमेंट ओवरसाइट कहते हैं। फिर बेटा आपके पास जो आपका कमिश्नर होता है बेटा, उसका काम होता है इनको ओवरसाइट करना, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग अपनी मोनोपोली को बनाकर बैठे हुए होते हैं। सर प्राइसिंग सिस्टम के अंदर प्राइसेस आर सेट बाय मार्केट्स विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू फिक्स इम्बैलेंसेस, बेटा वो सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट बेटा उसमें इन्वॉल्व होती है। देन सोशल वेलफेयर बेटा इसके अंदर आपके पास काम कर रहा होता है। लॉज लाइक मिनिमम वेजेस और सब्सिडीज प्रोटेक्ट वेलनेरेबल ग्रुप्स, ठीक है, और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, बेटा आप इनइक्वालिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हो, ठीक है, कि भाई जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं बेटा उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देते हो, ठीक है। जॉब पॉलिसीज प्रमोट्स फेयरनेस एंड सारी की सारी चीज़ें। सर ये आपके पास तीन किस्म के सिस्टम्स थे, ठीक है। फिर बेटा आपके पास आता है इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बेटा। सर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपके पास ये एक ऐसा एरिया है जो कि कुरान एंड सुन्ना के ऊपर बेस्ड कर रहा है बेटा, ठीक है। फेयरनेस को प्रमोट करता है, वेलफेयर को एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बेटा प्रमोट करता है। इट बैलेंसेस इंडिविजुअल फ्रीडम विद कॉमन रिस्पॉन्स कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर हर इंसान की देखें इसके अंदर मर्जी होती है कि भाई आपने जितना अपने पास रखना है हलाल तरीके से रखो, ठीक है, और उसको आपने एक उसका एक जो एक टुकड़ा होता है बेटा, आप वो स्पेंड कर दो आवाम के ऊपर, तो बाकी पैसा आपके ऊपर हलाल है। देखें की फीचर्स क्या हैं, अल्लाह एज सस्टेनर, रिसोर्सेज आर गॉड गिवन एंड ह्यूमंस अर्न थ्रू लॉफुल हलाल मीन्स। सर रिसोर्सेज जो हैं सारे के सारे जिनकी मदद से बेटा आप अर्निंग कर रहे हो, तो आपके मामला चल रहे होते हैं, उसमें शुरू में ही लिखा है बेटा वो अल्लाह की तरफ से हैं, तो इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए। आज किसी के पास हैं तो कल आपके पास भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो सारी जो फॉर एग्जांपल ऑनरशिप है बेटा वो अल्लाह की है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जिसको भी चाहे दे सकता है, इसलिए हसद भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप असल में हसद जो कर रहे होते हैं नॉर्मली लोग बेटा, वो असल में अल्लाह की तकसीम के ऊपर सवाल उठा रहे होते हैं। एंड ह्यूमन अर्न्स थ्रू लॉफुल हलाल मीन्स, अगर आप हलाल तरीके से कमा रहे हो तो बेटा बेहतरीन काम है, अल्लाह ताला आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आपने अच्छा क्यों पहना हुआ है, अच्छा क्यों खा रहे हो, ठीक है। आप हलाल तरीके से कमा रहे हो और अच्छा अपना निकाल रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ज़कात की सूरत में, तो उसके ऊपर बेटा आप इजीली आप उसको खर्च कर सकते हो, इस्लामिक सिस्टम में अलाउड होता है बेटा। गॉड एज ए ट्रू ऑनर, ह्यूमंस आर ट्रस्टी। सर ट्रस्टी का सीन ये होता है कि ट्रस्ट का बेटा सीन मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट का सीन ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर पैसा है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्रस्ट बना देता हूँ, ठीक है। उस ट्रस्ट के अंदर मेरे पास सीन ये होगा कि भाई बाकी आवाम फॉर एग्जांपल उसको यूज़ कर रही है, कोई और बंदे उसको बैठ कर चला रहे होंगे, तो एज ए ट्रस्टी बेटा मुझे उसका फॉर एग्जांपल बेनिफिट मिलना है। तो सर यहाँ पर ये है कि ट्रस्टी ह्यूमंस को बेटा क्यों कहा जाता है, ये ऑनर नहीं होते बेटा रिसोर्सेज के, कि भाई किसी हद तक फॉर एग्जांपल ये जो रिसोर्सेज हैं बेटा ये किसी और के हैं, अल्लाह के हैं, अल्लाह ने आपको यूज़ करने के लिए दे दिए हैं, ठीक है। अब आप उनकी फॉर एग्जांपल जो ऑनर्स हैं बेटा, जो अल्लाह ताला ऑनर है, उनके बताए हुए तरीके के हिसाब से अब आपने इसको यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को और यूज़ करना है। स्टेट ऑनरशिप, अब स्टेट के ऊपर ये है कैन ओन एंटरप्राइजेस बट अ फ्री मार्केट एग्जिस्ट विद इन इस्लामिक रूल्स। स्टेट के ऊपर बेटा डिपेंड करता है कि अगर वो फॉर एग्जांपल ऑनरशिप अपने पास रखना चाहती है रख सकती है, लेकिन स्टेट ऑनरशिप बाकियों को भी दे देती है, ठीक हो गया। सर मॉडरेशन होती है, वेल्थ इज शेयर टू अवॉइड एक्सट्रीम्स। ऐसा नहीं होता इस्लामिक निज़ाम के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अमीर है दूसरा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर गरीब है, नहीं, ठीक है। ज़कात का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ताकि सबके पास अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ हो जाए। सर प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट, रिबा, सूद जैसी लानत अल्लाह ताला बचाए हम सबसे। बेटा सूद का तो इसके अंदर किसी भी किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी किस्म की रियायत नहीं है, अल्लाह ताला सख्ती से बोला गया एक वाहिद, ये वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर मेरे रब का फरमान है कि भाई आप मेरे और मेरे रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हो, ठीक है। लोन्स मस्ट इन्वॉल्व शेयर्ड रिस्क नॉट इंटरेस्ट। सर हलाल अर्निंग होनी चाहिए, मतलब जो आपके पास फॉर एग्जांपल जो तरीका है, ठीक है, कि भाई आपने जिन रिसोर्सेज को लेना है बेटा वो भी हलाल तरीके से होने चाहिए, और जहाँ पर उसको लगाना है बेटा वो भी हलाल होना चाहिए। लाइक सुअर जो है फॉर एग्जांपल इस्लाम पसंद नहीं करता उसको, ठीक है, इस्लाम ने उसको हराम करार दे दिया गया,
कि भाई अब आपने ये बोला कि मैं मेहनत मजदूरी करके मैं शुगर का गोश्त बेच रहा हूँ, तो बेटा वो भी हराम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप जुआ खेल रहे हो, शराब पी रहे हो, बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आपके हलाल अर्निंग में नहीं आएंगी। इनकम must come from the permissible goods. सेलिंग पोर्क इज फॉरबिडन बट सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल इज इनकरेज्ड। ठीक है, पसंद किया जाता है। नो होल्डिंग, बेटा स्टोर करना पसंद नहीं है। ठीक है, इस्लाम के अंदर वेल्थ शुड सर्कुलेट। अभी मेरे साथ इंशाल्लाह आप मैक्रो पढ़ोगे तो मैक्रो के अंदर बेटा आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो यही है कि जितना आपकी वेल्थ सर्कुलेशन के अंदर होगी ना उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। उस सर्कुलेशन की वजह से आपकी इकोनॉमी बेटा ग्रो करती है। नॉट बाय स्टॉक बिल्ड एग्जाम्पल्स अ वेल्दी पर्सन इन्वेस्ट इन अ कम्युनिटी स्कूल रादर देन कीपिंग मनी आइडल। सर ज़कात, आप जितना कमा रहे हो बेटा बेहतरीन है, उसमें से बेटा 2.4% अगर आप निकाल देते हो, ठीक है, तो आपका जो सारा पैसा आपके ऊपर, अब आप इसको इजीली अपने पर खर्च कर सकते हो, वो आपके लिए हलाल है। बेटा ये मैंने शॉर्ट उसके अंदर बेटा आपको इस्लामिक जितनी भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, कुछ चीज़ें बेटा मैं इसी लेक्चर के अंदर कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। देखिए, अब बारी आती है बेटा सब्जेक्ट मैटर्स की। सर यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमिक्स का अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि मेनली बेटा आप इसके अंदर क्या पढ़ रहे होते हो। मेनली बेटा इसके अंदर अब आप लोग क्या पढ़ रहे होते हो। ठीक है, हर इकोनॉमिस्ट ने बेटा अपने वक्त के अंदर कुछ ना कुछ इसके बारे में बोला हुआ है। सही है, तो अब देखें बारी बारी क्या सबने इसके बारे में क्या बोला हुआ है। सर सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा इसके अंदर जो है सबसे पहले वो साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, एडम स्मिथ साहब ने 1776 में बेटा अपनी किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, प्रोमोटेड कैपिटलिज्म। ठीक है, अब उसने क्या क्या कहा था कि ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये एक साइंस है वेल्थ की, पैसों की बेटा साइंस है, पैसों के बारे में जानने का नाम है। क्यों? क्योंकि एडम स्मिथ ने जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया था या फिर जब लिखना शुरू किया था, तब आसपास बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था, लोगों के पास पैसा ही पैसा था, पैसा ही पैसा था। तो भाई उसने कहा था कि यार इन्हीं चीज़ों के पैसों के प्रोसेस को पढ़ने का नाम इकोनॉमिक्स है। उसने कहा सबसे पहले बेटा प्रोडक्शन होती है वेल्थ की, कि भाई आप गुड्स और सर्विसेज को बेटा प्रोड्यूस करते हो। उसने मार्केट के अंदर बेचने वालों को देखा, वो लोग क्या करते थे, रिसोर्सेज एक्वायर करते थे और उनकी मदद से बेटा प्रोड्यूस करते थे गुड्स एंड सर्विसेज को। फिर उसने कहा था कि उनको फिर एक्सचेंज करते थे। लाइक अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल गंदम बना पा रहा है तो बेटा साथ वाले कोई एक बंदा शूज़ बना रहा है, तो बेटा दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे गुड्स एंड सर्विसेज को। तो सर वो आपके पास वेल्थ का ही एक आपके पास है। फिर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती थी, elaborate distribution of general wealth through combined efforts of factors of production among those household and who has provided them. The wealth which firms or for example production distributes among factors of production determined as the rewards of factors of production. Means क्योंकि सर इसको प्रोड्यूस करने के लिए जब आप एक्सचेंज करने से पहले क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो बदले में बेटा जिन लोगों से आपने लैंड ली हुई है, लेबर लिया हुआ होगा, कैपिटल लिया हुआ होगा, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ली हुई होंगी, बट उनको रिवॉर्ड पे करना पड़ेगा। उससे ये वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सब में। फिर बेटा आप आखिर में कंज्यूम करते हो जब आप परचेज करने की तरफ चले जाते हो। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस जनरेशन, एवरी इंडिविजुअल हैज सम नीड्स एंड विच ही वांट्स टू सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई करने के लिए बेटा गुड्स और सर्विसेज को वो परचेज करेगा बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू गेट एंड कंज्यूम सच गुड्स एंड सर्विसेज हैज टू स्पेंड मनी और वेल्थ। बेटा ये अब आपके पास चारों चीज़ें बताई थी एडम स्मिथ ने अपनी किताब के अंदर। उसने कहा था कि जो पैसों की सर्कुलेशन का जो आपके पास साइंस है वो अब आपके पास इकोनॉमिक्स कहलाती है। फिर आपके पास ये मामला चलता रहा। फिर 1890 के अंदर आपके पास वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का दावा लोगों ने किया। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बेटा नाम से एक किताब लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, और उसने कहा था कि यार पैसा अपनी जगह ठीक है, और पैसा ठीक है मान लेते हैं भाई एडम स्मिथ साहब सही कह रहे हैं, बट पैसा हम लोग किस लिए कमाते हैं? इंसानों के लिए। तो जो इंसानों की फलाह बहबूद का नाम, जो इंसानों की वेलफेयर, उनके लिए सोचने का नाम बेटा असल में इकोनॉमिक्स है। वेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट बट वेलफेयर शुड बी द मेन एजेंडा ऑफ ए सोसाइटी। कि भाई पैसा अपनी जगह के ऊपर, लेकिन असल एजेंडा जो इकोनॉमिक्स का है वो इकोनॉमिक्स आपकी सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में सोचता है। सर ये 1890 तक बेटा आपकी डेफिनेशन यही रही, और 1890 तक फॉर एग्जांपल चलता रहा। फिर बेटा आपके पास रिसेशन आता है 1929 के अंदर। 1929 के अंदर रिसेशन आया, और उसमें आपके पास क्योंकि इससे पहले बेटा आपके पास दो ही लोग थे इकोनॉमिक्स के अंदर, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। तो जॉन मैनेट केन्स ने बोला कि भाई गवर्नमेंट को भी ऐड करो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब मैक्रो पढ़ेंगे आपके पास। ठीक है, गवर्नमेंट को बेटा इस बंदे ने ऐड करवा दिया, तो ये इसमें इजाफा हुआ। फाइनली बेटा 1932 के अंदर एक किताब लिखी लर्नल रॉबिन्स ने, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस बंदे ने ये बोला था कि भाई एलोकेशन ऑफ मल्टीपल एंड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हम आज भी पढ़ रहे हैं। उसने कहा, इस बंदे ने कहा था कि ये एक आपके पास साइंस है जिसके अंदर आप लोग डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे होते हो, और ये आज भी चल रहा है, और ये आज भी चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स असल में क्या है बेटा, इट इज़ अ सोशल साइंस जिसके अंदर आप डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे होते हो।
फिर बेटा हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। सो इकोनॉमिक्स टैकल्स करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड कैन बी सीन एज द बोथ एज अ साइंस एंड एन आर्ट। सर साइंस के अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हो बेटा? साइंस के अंदर आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो एंड एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ आप अज्यूम कर लेते हो और वो आपका लॉ बन जाता है। एग्जामिन्स वेरीफाइड फैक्ट टू स्टैब्लिश इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एकिन टू साइंटिफिक लॉज। बेटा ये आप आपके पास इस तरह की चीज़ें अगर आपको इकोनॉमिक्स में मिलती हैं तो बेटा वो आपके पास हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इंक्लूड्स द फैक्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेजिस पॉवर्टी लीड्स टू और अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्लोज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है कि सर अब आपके पास अब आप ये देख रहे हो कि भाई जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, पहले कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उससे बेटा गुर्बत बढ़ती है। ठीक है, और गुर्बत से बेटा आपके पास अनइक्वल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। ये एक लॉ बना हुआ है आपका। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको हमेशा सजेशन दी जाती है कि भाई इन चीज़ों को आपने हैंडल कैसे करना है, कि भाई आपने हैंडल कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के अनएम्प्लॉयमेंट का बेटा देखें यहाँ पर इशू था। अब इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या बोला कि इंडस्ट्री लगाओ। ठीक है, इंडस्ट्री से क्या होगा बेटा, आपकी जो जॉब्स होंगी वो क्रिएट होंगी। ग्लोबल वार्मिंग फॉर एग्जांपल आपके पास रिड्यूस पॉल्यूशन जो है। सर ये सारी की सारी चीज़ें अगर देखें बेटा आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मिल जाती हैं, ये सारी सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं एट अ टाइम बेटा आपके पास जो इकोनॉमिक्स है बेटा वो साइंस भी है और आपके पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या फिर आर्ट भी है। तो सर यहाँ तक हम लोग इस सेशन को बेटा यहीं पे हम लोग क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा जो अगले सेशन के लिए रखी हैं कि अगर आप इस इन केस इसमें बोर भी हुए, ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में बेटा उन चीज़ों को हम अपने पास कंटिन्यू कर सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।